ओके, लेट्स चेक कौन कौन आ गया है। आशिता गुड मॉर्निंग, निकिता मॉर्निंग, मैत्री गुड मॉर्निंग, नेहा मॉर्निंग, गुंजन इज ऑल्सो हियर, गुड मॉर्निंग। क्या किया आपने वीकेंड पे? पढ़ाई करी, मस्ती करी, मौसम के मजे उठाए? मॉर्निंग विपुल। सब किया। ग्रेट। मल्टीटास्किंग आशिता है ना। हर्ष गुड मॉर्निंग। चलो, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। आज हम लोग बेसिकली अगर आप देखो तो 3 चैप्टर्स एक साथ कवर करने वाले हैं विद इन 1 आवर। 1 आवर से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 1 आवर 15 मिनट्स आप समझ लो। तो हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं? फर्स्ट, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। कि आपको इनवॉइस कब इशू करना है, किस फॉर्म में इशू करना है, क्या क्या डिटेल्स उसमें रहती है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ेंगे। और वेरियस काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच यू आर रिक्वायर्ड टू इशू एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और या फिर अगर सप्लाई नहीं है, मूवमेंट के टाइम पे भी हो सकता है आपको कुछ डॉक्यूमेंट इशू करना पड़े। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा, फर्स्ट डिस्कशन रहेगा वो उससे रिलेटेड रहेगा। सेकेंड रहेगा हमारा रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। आपने ये जो इशू करे हैं इनवॉइसेस, जो आपको इनवॉइसेस मिले हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सब आपको कब तक और कैसे रिटेन करने हैं। तो जरूरी नहीं जैसे आपने एक बार इनवॉइस इशू किया, सिर्फ उसकी वैलिडिटी वहीं तक नहीं है, उसकी जो रेलेवेंस वहीं तक नहीं है कि आपने इनवॉइस दे दिया, सामने वाले ने क्रेडिट ले लिया, बात खत्म। जब आगे फ्यूचर में जीएसटी ऑफिसर आएगा आपके पास ऑडिट करने के लिए, तब आपको वो शो करना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड्स आपको रखने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें आपको स्टोर करके रखनी है। फॉर हाउ मच टाइम, इन व्हाट फॉर्मेट, दैट आल्सो वी विल रीड इन सेकंड, सेकंड चैप्टर। और थर्ड जो हमारा डिस्कशन है वो रहेगा ई वे बिल के बारे में। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि ई वे बिल का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आया, वो पहले नहीं था, पहले क्या था और अब क्या आया है जीएसटी में। तो हम वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये जो सब चीजें हम लोग चार्ट के बेसिस पे ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब आगे आप गोइंग फॉरवर्ड आप देखोगे तो जो लॉ है उसका रेलेवेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। सेक्शन में चीजें नहीं रहेगी, प्रोसीजरल एस्पेक्ट ज्यादा है। तो रूल्स में आपसे रूल्स में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, हम वो सब चीजें आज पढ़ने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो उसमें आपकी जो लैंग्वेज है उसका इतना रोल नहीं रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग का ज्यादा रोल रहेगा, क्योंकि प्रोसीजर है, ठीक है। उसमें एग्जैक्टली आप एकदम स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट नहीं करोगे लॉ को, वो आप एकदम वैसी लैंग्वेज नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो अब हमारा जो फोकस रहेगा वो लॉ पे नहीं रहेगा, वो किस पे रहेगा? चीजें याद रखने में, क्योंकि इसमें चीजें थोड़ी याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अब इनवॉइस होता क्या है? तो इनवॉइस इज अ प्रूफ दैट यू हैव गिवन अ सप्लाई और यू हैव रिसीव्ड अ सप्लाई। तो वो एक प्रूफ रहता है, ठीक है। और जीएसटी में आपको इनवॉइस इशू करना इज मैंडेटरी, ठीक है। यू कैन नॉट डू एनी सप्लाई विदाउट इशूइंग एन इनवॉइस, ठीक है। हमने टाइम ऑफ सप्लाई में भी पढ़ा था कि इनवॉइस का रेलेवेंस कितना है, उससे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होता है, उससे आपकी लाइबिलिटी डिटरमाइन होती है, ठीक है। और हमने उस टाइम थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा था कि कब इनवॉइस इशू करना है, तो हम वो एक बार वापस से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन 31 है, जो कि आपका पूरा सेक्शन 31 आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स टू बी इशूड एट द टाइम ऑफ सप्लाई और मूवमेंट आप पे कवर करता है। तो ये सारी चीजें आपकी सेक्शन 31 में ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको, आप एक नॉर्मल टैक्स, आप नॉर्मल पर्सन हो, आपने एक बिजनेस चालू किया और आपका जो टर्नओवर है वो एक्सीड हुआ है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को आपका टर्नओवर एज पर सेक्शन 22, आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख या 40 लाख से एक्सीड हो गया है। अब आपको क्या करना है? आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। तो आप कितने दिन में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो? तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था विद इन 30 डेज आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, ठीक है। अगर आपने 30 डेज में एप्लीकेशन फाइल कर दी, फॉर एग्जाम्पल 20 जैन, और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया 30 जैन को, ठीक है।
आप लायबल कब से हो गए थे? यहीं से। जीएसटी भी आपको इसी डेट से पेमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, इनवॉइसेस भी आपको इशू करने थे इस टाइम पे, लेकिन ये जो टाइम है 1 जन से 30 जन, उस टाइम तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी, आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, और आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया मतलब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं आया। तो आप जब इनवॉइस रेस करोगे तो उस इनवॉइस में लिखोगे क्या? आपने जीएसटी तो चार्ज कर लिया, लेकिन आपका जीएसटी नंबर अगर आप जब तक नहीं डालोगे तब तक वो वैलिड इनवॉइस नहीं रहेगा, और आपकी जो कस्टमर है उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि दिस इज प्रैक्टिकल डिफिकल्टी दैट वी सी, कि जब आपका जीएसटी नंबर आता है उसमें टाइम लग जाता है, जैसे ही आप अप्लाई करते हो उस टाइम पे नहीं मिलता है। तो उस इंटरिम पीरियड के लिए आप बाद में इनवॉइस रेस कर सकते हो, जिसको आप बोलोगे रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके हिसाब से इशू करना है आप कस्टमर को फॉर द टाइम बिंग दे दो, उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाए उसके बाद आप उसको एक रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस रेस कर दो, उसमें सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए जो भी इनवॉइस के रहते हैं, ठीक है। तो ये तो किसके हो गए रिवाइज टैक्स इनवॉइस, आप किसको इशू करोगे? जनरली इनवॉइस की जरूरत किसको होती है? तो जनरली जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, अगर आप किसी बिजनेस को सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज तो उसको ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि उसको क्रेडिट लेना रहता है उसका, और इनवॉइस के बिना क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो सारे रजिस्टर्ड पर्सन या फिर जिनको भी रिक्वायरमेंट है इनवॉइस की, अनरजिस्टर्ड भी हो लेकिन उन्होंने बोला कि आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, तो आप उनको इनवॉइस इशू कर सकते हो, ठीक है। बट अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी किराने की शॉप है, अब किराने की शॉप में आप क्या करते हो, आप 5 रुपए की भी एक चॉकलेट बेचोगे, 10 रुपए का केचप की बॉटल भी बेचोगे, ठीक है। तो अब कहाँ पे आप ढूंढने जाओगे उन सब लोगों को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उनको चाहिए भी नहीं इनवॉइस, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस रेस कर सकते हो। उसमें 2 कंडीशन होना सेटिस्फाई जरूरी है, जो आपका सब रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड वाला तो आपसे मांगेगा ही आपसे इनवॉइस, क्योंकि उसको तो क्रेडिट लेना है। तो वो अनरजिस्टर्ड हुआ, और उसका जो सप्लाई है, उसको जो आप सप्लाई कर रहे हो वो इंटरस्टेट हुआ, और उसकी वैल्यू 2.5 लाख से कम है, तो आप उसको एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस रेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस इंटरिम पीरियड में आपने बहुत सारे सप्लाई करे, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई करा अनरजिस्टर्ड पर्सन को 200 रुपीज, 300 रुपीज, 500 रुपीज, तो आप क्या करोगे इन सबका एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस रेस कर दोगे जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, ठीक है। अब जो सप्लाई आपने आपके जीएसटी नंबर मिलने के बाद किए हैं, जैसे आपको 38 जन को जीएसटी नंबर मिल गया, 10 फेब को आपने एक टैक्सेबल सप्लाई किया है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। जब आपने टैक्सेबल सप्लाई किया रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा? तो आप इशू करोगे टैक्स इनवॉइस, ठीक है। उसकी ड्यू डेट, मतलब आपको टैक्स इनवॉइस कब रेस करना है, तो हमने देखा था कि अगर गुड्स का केस है, ये हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ रखा है कि गुड्स का केस है तो आपको इनवॉइस कब इशू करना है? जब आप गुड्स डिस्पैच कर रहे हो, जब आप गुड्स रिमूव कर रहे हो, और अगर उसका मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो जब आपने वो गुड्स अवेलेबल करवाए हैं रेसिपिएंट को, उस टाइम पे आपको टैक्स इनवॉइस रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सर्विस की बात है तो सर्विस में आपको कब करना है? 30 या 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, उस दिन 30 या 45 डेज में आपको रेस करना है। 30 नॉर्मल पर्सन के लिए, और जो 45 है वो किसके लिए है? बैंक, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए आपके 45 डेज तक आप इनवॉइस रेस कर सकते हो, ठीक है। देन अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है, तो उसमें कैसा रहता है? कंटिन्यूस सप्लाई मतलब क्या होता है? आपने एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हर हर एवरी मंथ यू विल सेंड 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स टू हिम। तो आप क्या करते हो? हर महीने 10,000 आपको भेज देते हो, और मंथ के एंड में वो आपको पेमेंट कर देता है। तो आपको कब इनवॉइस रेस करना पड़ेगा? मंथ के एंड पे, जब आपकी पेमेंट की ड्यू डेट आ रही है। सेम गोज फॉर सर्विसेज ऑल्सो, सर्विसेज में भी जब आपने वो इवेंट डिसाइड कर लिया है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपकी जब है, या फिर अगर ड्यू डेट नहीं है तो एक्चुअली जब पेमेंट कब होता है वो, या फिर अगर कोई इवेंट डिफाइंड है, जैसे आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हो, आपको अपना घर बनवाना है, तो वो क्या बोलता है 50% कंप्लीट होगा तो आपको इतना पैसा देना है, 75% होगा तो इतना पैसा। तो इवेंट ऑलरेडी डिटरमाइंड है, तो जैसे ही वो इवेंट होता है उस टाइम पे उस बिल्डर को इनवॉइस रेस करना कंपलसरी है, ठीक है। अगर सेल और रिटर्न बेसिस पे आपने कुछ गुड सप्लाई करे हैं, सेल और रिटर्न मतलब क्या?
आपने उसे गुड्स दे दिए हैं और बोला है कि यू कीप इट, अगर आपको सही लगे तो आप इसको रखना, अदरवाइज मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है। तो अगर आपका सप्लाई हो जाता है तो उस डेट ऑफ सप्लाई पे आपको इनवॉइस रेज करना है। अगर सप्लाई मतलब आपने जब उसको भेजा उसके बाद 6 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आपको क्या मान लेना पड़ेगा कि वो सप्लाई हो गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, और आपको इनवॉइस रेज करके जीएसटी उस पे करना पड़ेगा, या तो आप वापस से उसको गुड्स को वापस मंगवा लो, ठीक है। देन अगर ऐसा है कि आपने आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आप सप्लाई कर रहे हो, लेकिन बीच में ही विद इन सम टाइम फॉर एनी रीजन आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलने वाला है, तो जब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट सीज हुआ है उस टाइम पे आपको इनवॉइस रेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब जब इनवॉइस रेस करोगे तो उसमें क्या क्या डिटेल्स डालोगे, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा इट इज अ प्रूफ ऑफ यू नो इट इज अ प्रूफ कि आपने सप्लाई किया है, किसको किया है, तो आपको वो सब चीजें डालनी पड़ेगी। तो आप खुद सोचो क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी खुद की डिटेल्स आ जाएगी कि आपका नाम आएगा, एड्रेस और जीएसटी नंबर, उसके बेसिस पे ही सामने वाला क्रेडिट ले पाएगा, राइट। देन आपको एक सीरियल नंबर भी इशू करना पड़ेगा। अगर सीरियल नंबर नहीं इशू करोगे तो क्या हो गया, सीरियल नंबर में आप बीच बीच में हो सकता है इनवॉइस रेस कर दो और गवर्नमेंट को आप बताओ ही नहीं कि ये इनवॉइस था कभी, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं, आपको सीरियली नंबर्ड होने चाहिए इनवॉइसेस। देन रेसिपिएंट का डिटेल्स, आपका जो कस्टमर है उसका जीएसटी नंबर क्या है, उसका नेम एड्रेस और वो सब क्या है, वो भी आपको डालना है। देन आपका गुड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन, गुड्स या सब सर्विसेज जो भी है। यूक्यूसी मतलब क्या होता है कि जो आपका लीटर होता है, लीटर या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसको बोलते हैं यूक्यूसी, ठीक है। देन आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, रेट और टैक्स अमाउंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ डिलीवरी इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो अब ये क्या है आपका, इसमें आपका जो बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन है उसमें आपको इसका रेलेवेंस है। एड्रेस कुछ और होगा तो आपका शिप टू लोकेशन कुछ और होगी, और बिल टू लोकेशन कुछ और होगी, तो वहां पर आपको ये भी मेंशन करना है। अगर जीएसटी आपका रिवर्स चार्ज पे है तो आपको वो भी बताना है। मतलब कैसे, ये क्यों है प्रोविजन, जैसे जीटीए कोई है, ठीक है, आप जीटीए से सर्विसेज ले रहे हो, अब जीटीए के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 12% पे खुद टैक्स पे करेगा, या फिर 5% पे आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए बोलेगा, ठीक है। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले ने क्या ऑप्ट कर रहा है तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जब जीटीए आपको इनवॉइस रेस करेगा उसमें वो एक लाइन मेंशन करेगा कि दिस सप्लाई इज अंडर रिवर्स चार्ज एंड द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे। तो जैसे आप इनवॉइस देखोगे आपको पता चल जाएगा कि जीटीए ने क्या ऑप्ट किया है और जीएसटी किसको पे करना है, आपको पे करना है। तो इसीलिए आपकी ये वाली लाइन भी इसमें मैंडेटरी होती है अगर आपका रिवर्स चार्ज पे है सप्लाई तो, और देन साइन तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये कब हो गया आपका 10th ऑफ फेब को आपने एक इनवॉइस रेस किया, ठीक है। अब पूरा मंथ हो गया है, 29 फेब को हो आप, 29 फेब लास्ट डे फेब के। अगेन आप एक किराने की शॉप ओन करते हो, वहां पर आपसे कोई 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपीज, 100 रुपीज, ये सब छोटे छोटे आपसे ट्रांजेक्शन कोई करके गया है, ठीक है। अब उन सब के लिए आप अलग अलग इनवॉइस रेस करोगे क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए? नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी रेस कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या देखा था, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। यहाँ पर क्या है आपका कंसोलिडेटेड इनवॉइस, ये भी आप रेस कर सकते हो। किसको रेस कर सकते हो, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसके लिए ही कर सकते हो। कंसोलिडेटेड इनवॉइस में क्या होगा, आप एक बड़ा सा इनवॉइस बना दोगे, ठीक है, उसमें सारे कस्टमर के नाम और एड्रेस डाल दोगे अनरजिस्टर्ड पर्सन, और पूरी वैल्यू एक साथ लिख दोगे और टोटल अमाउंट उसका लगा दोगे, कितना अमाउंट है उसमें, जीएसटी आपने कितना पे किया। और ये आप एक एक कस्टमर को देने नहीं जाओगे, ये क्या करोगे, आप अपने पास रखोगे फॉर रिकॉर्ड्स। जब जीएसटी ऑफिसर आपके पास आएगा कि आपने इस मंथ में कितनी सेल करी थी, तब आप वो डॉक्यूमेंट उसको दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये कब आप इशू कर सकते हो, जब आपकी वैल्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200, वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इनवॉइस वैल्यू, अगर आपने किसी को गुड्स बेचे हैं या सर्विसेज दी है अप टू 200 रुपीज, तभी आप, सॉरी, लेस देन 200 रुपीज, ठीक है, 200 भी है तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और किसको आप सप्लाई कर रहे हो, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो सबका आप कंसोलिडेट कर दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए, 20 रुपए, ठीक है, तो
₹150 ये सब करके आपने 10 सप्लाईज करे हैं, तो आप क्या करोगे, इन सबको क्लब कर दोगे और सिर्फ एक ही इनवॉइस इशू करोगे, वो भी मंथ के एंड में, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, ठीक है। अब आपको मंथ कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट मंथ में आ गए। अब आप कर रहे हो एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब क्या, वो सप्लाई जिसपे आपको टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है, तो आपका नील रेटेड आ जाएगा, एग्जेम्प्टेड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नॉन जीएसटी सप्लाईज भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो अब आप टैक्स इनवॉइस उसमें रेस करोगे क्या, नहीं, क्योंकि टैक्स है ही नहीं, तो टैक्स इनवॉइस आप रेस नहीं करोगे। तो आप क्या रेस करोगे, आपको रेस करना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई में भी ऑलमोस्ट सब यही सब डिटेल्स रहती है, सिर्फ टैक्स की डिटेल्स नहीं रहेगी। नहीं, कंसोलिडेटेड इनवॉइस में कुछ इंटर और इंट्रा का नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो सिर्फ टैक्स कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस के केस में है, ठीक है। देन बिल ऑफ सप्लाई में क्या होगा आपका, तो बिल ऑफ सप्लाई में आपका कंपोजिशन, अगर कोई कंपोजिशन पे कर रहा है, ठीक है, तो कंपोजिशन क्या होता है, हाँ, अगर कोई कंपोजिशन पे कर रहा है तो क्या होगा, कंपोजिशन वाले जो डीलर्स होते हैं, क्या वो कस्टमर से टैक्स ले सकते हैं, नहीं, वो कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते हैं, उन्हें अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आपको जो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, क्योंकि आपको टैक्स लेना नहीं है सामने वाले से, इसलिए आप क्या रेस करोगे, आप रेस करोगे बिल ऑफ सप्लाई। सेम इज द केस विथ सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जो कंपोजिशन स्कीम है सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जो हमने देखा था, एक नोटिफिकेशन था 2/20/2019, उसमें क्या था कि अगर आप सप्लायर हो तो आप 3+3 6% पे टैक्स पे कर सकते हो, अगर आप सर्विस सप्लायर हो, ठीक है। तो उस केस में भी आपको इनवॉइस रेज नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपको कहाँ से पे करना पड़ता है, ये आपको अपने पॉकेट से पे करना है, सामने वाले से चार्ज नहीं करना है उस केस में। अच्छा, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों एक साथ दे रहे हो, तो क्या करोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार टैक्स इनवॉइस रेस करें क्योंकि उसमें टैक्सेबल सप्लाई भी है, या फिर बिल ऑफ सप्लाई रेस करें क्योंकि उसमें एग्जाम सप्लाई भी है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो, एक कंसोलिडेटेड सेम इनवॉइस, उसमें ही आपका टैक्सेबल सप्लाई जो है वो अलग रहेंगे, और जो एग्जाम सप्लाई है वो अलग रहेंगे, ठीक है। तो वो आप रेस कर सकते हो। तो ये सब आपका क्या हो गया, आपने एग्जाम सप्लाई भी दे दिया। अच्छा, अगर आप सर्विस सप्लायर हो, ठीक है, आप क्या सप्लाई करते हो, सर्विस, तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई में ध्यान होगा कि सर्विस के केस में अगर आप एडवांस भी रिसीव कर रहे हो, तो आपको एडवांस पे भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडवांस पे जीएसटी पे करना है। अब एडवांस पे जीएसटी पे करोगे तो उसके लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, जब आपने एडवांस पे किया, ठीक है, जब आपको एडवांस मिला, सॉरी, जब आपको एडवांस मिला, तब आपको रेस करना पड़ेगा रिसीट वाउचर, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसका नाम रहेगा रिसीट वाउचर, वो आप रेस करोगे, बताओगे उसमें कि हाँ मैंने किससे रिसीव किया है, कितना अमाउंट रिसीव किया है, उस पर कितना टैक्स पे करना है। अच्छा, अगर आपको स्टार्टिंग में जब आपने रिसीव किया, आपने कब रिसीव किया, 10 मार्च, आप अप्रैल में उसको सर्विसेज देने वाले हो, आपको पता नहीं है कि क्या सर्विसेज होगी एक्चुअल में, कितना प्रपोर्शन क्या रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आपको रेट नहीं पता है उस सर्विस का, तो आप अभी कितना पे कर दो, 18%। गवर्नमेंट क्या बोला कि अभी, जैसे वाउचर के केस में तो क्या होता है, आप वेट करते हो कि मेन सप्लाई कब हो रहा है, लेकिन आपको एडवांस मिला है, तो आप क्या करो, गवर्नमेंट बोला वेट मत करो, आप 18% पे टैक्स पे कर लो, हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे अगर आपने ज्यादा पे किया होगा तो, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि इंटर स्टेट सप्लाई होगा कि इंट्रा स्टेट होगा, तो आप उसको इंटर स्टेट मान के आईजीएसटी पे कर दो, बाद में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, आपकी रिसीट वाउचर की, ठीक है। एडवांस अगर आपको मिला, बट फॉर एनी रीजन आपको एडवांस रिटर्न करना पड़ा, ठीक है, आप वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपने क्या किया, 10 दिन बाद ही वो एडवांस रिटर्न कर दिया, तो अब आपको क्या इशू करना पड़ेगा, रिफंड वाउचर, ठीक है। रिफंड वाउचर आपको इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट भी थोड़े और क्लियर हो जाए। जस्ट अ सेकेंड।
ऑल राइट, चलो इवन गाइस देयर सम लैग, नेट की थोड़ा इशू है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आपको इलस्ट्रेशन दिख रहा होगा। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, कॉस्मिक ट्रेडर्स दिल्ली सप्लाइज गुड्स टू जैन इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा। The goods were removed from its factory on 23rd of September। तो 23rd of September को goods आपके क्या रिमूव हो गए हैं, बट पहुंचे कब है 25th of September। तो आपको इनवॉइस, कॉस्मिक ट्रेडर्स को इनवॉइस कब रेस करना पड़ेगा बताओ गाइस। तो गुड्स के केस में आपको कब रेस करना पड़ता है, जब आपकी फैक्ट्री से आपने डिस्पैच के लिए गुड्स भेजे हैं उसी टाइम पे आपको रेस करना पड़ेगा। तो 23rd of September इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिमूवल के टाइम पे। ठीक है, देन SAP सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन 5th of October। तो 5th of October को आपने सर्विस प्रोवाइड करी है। However, the payment was received on 1st of October। तो पेमेंट आपको एडवांस में ही मिल गया था। ठीक है, अब बताओ आपको इनवॉइस कब रेस करना है, बताओ। देखो, अब आप सब कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, आप कंफ्यूज किस में हो रहे हो, टाइम ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, आपको इनवॉइस कब रेस करना है, जरूरी है क्या कि टाइम ऑफ सप्लाई की टाइम पे आप इनवॉइस रेस करो, नहीं। हाँ, आपको विद इन 30 days रेस करना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई से डिटरमाइन नहीं होगा कि आपको इनवॉइस रेस कब करना है, आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो डिटरमाइन होगा डेट ऑफ इनवॉइस से। ठीक है, तो ये जो इनवॉइस है वो इंडिपेंडेंट है, वो आपके ऊपर, आपको कब रेस करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, विद इन 30 days। तो आपको, आपने जब इन सर्विसेज दी है 5th of October, उससे 30 days में इनवॉइस रेस करना है, भले आपको पेमेंट पहले आ गया है। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका कब हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आपका 1st of October हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि पेमेंट आपको एडवांस में आ गया है, आपको टैक्स भी पे करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इनवॉइस रेस करना है। आपको इनवॉइस कब रेस करना है, इनवॉइस आप रेस कर सकते हो विद इन 30 days फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो आप कब तक रेस कर सकते हो, तो 5th October से 30 days। हाँ, तो 4th नहीं नहीं नहीं, ऑन और बिफोर 4th October नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो गुड्स के केस में आपको जब रिमूव कर रहे हो तब या उसके पहले रेस करना है। सर्विस के केस में क्या करोगे, हाँ, तो ऑन और बिफोर 4th of November, 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, आया सबको समझ में, किसको कुछ डाउट है क्या इस केस में, तो पूछो, बताओ क्या आ गया सबको। नो डाउट, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मेहरा एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम 1st of April। टर्नओवर कब उनका एक्सीड हो गया है, 3rd of September। दस लाइबल कब से हो गए, 3rd of September से उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत थी। उन्होंने अप्लाई किया है 29 of September, तो विद इन टाइम किया है। ठीक है, बट उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब मिला, 5th of October। अब 5th of October के बाद क्या करेंगे, अब उन्होंने अप्लाई कर दिया था, उनकी जो इफेक्टिव डेट है वो है 3rd of September। तो जो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया, कि वो आया कब, वो आया 5th of October को, लेकिन उसमें डेट क्या लिखी हुई कि आप रजिस्टर्ड कब से हो, तो उन्होंने लिख रखा है कि आप 3rd of September से रजिस्टर्ड हो। तो आप क्या कर सकते हो, 3rd of September से लेकर जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया 5th of October, वो वाले जो भी सप्लाईज है उनके लिए आप क्या रेस करोगे, बताओ उनके लिए आप क्या रेस करोगे। हाँ, रिवाइज टैक्स इनवॉइस या फिर रिवाइज कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। ठीक है, वो आप रेस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये आपको बताना है, देखो अब, हाँ, रिवाइज टैक्स इनवॉइस करेक्ट। अब देखो, a trader is analyzing whether he can issue consolidated tax invoice in following cases where the recipients do not require tax invoice। ठीक है, तो अब आपका जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस है वो डिस्कशन याद करो। उसमें क्या होता है कि अगर आप 200 से कम का सप्लाई है, और सप्लाई किसको है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, और
सामने वाले को इनवॉइस की जरूरत नहीं है, तब आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस मंथ के एंड पे रेस कर सकते हो। तो तीन चीजें जरूरी है। 200 से कम होना चाहिए, 200 भी हुआ तो आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस रेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। 200 से कम होना चाहिए, सामने वाला जो कस्टमर वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, और थर्ड आपका क्या है कि सामने वाले को इनवॉइस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसने अगर 5 रुपए का भी सर्विसेज ली या गुड्स लिया और आपसे इनवॉइस मांग लिया तो आपको इनवॉइस देना पड़ेगा। इनवॉइस यू हैव टू इशू इनवॉइस कंपलसरीली, अदरवाइज आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस रेस कर सकते हो, ठीक है। तो बताओ, राघव अ कंपोजिशन डीलर, उसको अब हमने सप्लाई किया है ऑफ 190 रुपीज। अच्छा मेरे को एक एक करके बताओ। हाँ तो बताओ, कंपोजिशन डीलर है, आपको इशू करना है कि नहीं इशू करना है, मतलब हाँ कंसोलिडेटेड इशू कर सकते हो कि नहीं इशू कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। बताओ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर्ड होता है कि अनरजिस्टर्ड होता है? रजिस्टर्ड होता है, राइट, रजिस्टर्ड होता है। तो जैसे ही रजिस्टर्ड हो गया आपको उसको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। तो कंसोलिडेटेड इनवॉइस कैन नॉट बी इशू, तो नो, कंसोलिडेटेड इनवॉइस आप इशू नहीं कर सकते हो। देन ध्रुव इंटरप्राइजेस है, अनरजिस्टर्ड ट्रेडर है, ठीक है, उसको आपने सप्लाई कितने का किया है? 358। बताओ कर सकते हो क्या? नो, क्योंकि आपका जो इनवॉइस की वैल्यू है वो 199 से एक्सीड हो गई है, ठीक है। हाँ, देन गौरव एक पेंटर है अनरजिस्टर्ड, जिसको आपने सप्लाई किया है कितना? 500 रुपीज। बताओ वापस से इनवॉइस की जो वैल्यू है वो एक्सीड हो गई है, तो नो। देन ओबेरॉय ऑर्फनेज एंड अनरजिस्टर्ड एंटिटी, बताओ 188। बताओ कर सकते हो क्या? यस आप कर सकते हो, अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू भी कम है। देन आराध्या अ स्टूडेंट हु इज अनरजिस्टर्ड 158। बताओ इस केस में भी क्या हो जाएगा? आप इशू कर सकते हो। यस, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि किस केस में आप कौन सा डॉक्यूमेंट रेज करोगे, ठीक है। मतलब टैक्स इनवॉइस करोगे, बिल ऑफ सप्लाई करोगे, रिवाइज टैक्स इनवॉइस करोगे, कि क्या करोगे, ठीक है। एक सेकंड में आपके चार्ज दिखे तो आपने क्या लिखा है? यस, ठीक है, आंसर दिया था, ओके। अ कंपोजिशन डीलर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। बताओ कंपोजिशन डीलर ने हाँ, तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, बिल ऑफ सप्लाई के लिए बीओएस लिख सकते हो, इनवॉइस के लिए आई लिख सकते हो, रिवाइज इनवॉइस के लिए आरआई, और बाकी क्या बचा आपका? रिसीट वाउचर के लिए आरवी, वैसा, ठीक है। आप शॉर्ट में भी लिख दोगे तो आई विल अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट के केस में क्या करोगे आप? बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बीओएस, ठीक है। सेकंड, अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बताओ एग्जेम्प्ट सर्विसेज, पर्सन रजिस्टर्ड है लेकिन सप्लाई क्या कर रहा है? एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट के केस में क्या होता है? आपको टैक्स इनवॉइस रेज करोगे कि आप टैक्स चार्ज कर रहे हो क्या उससे? नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? अगेन बिल ऑफ सप्लाई ही रेज करोगे, ठीक है। अ पर्सन रिसीव्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 10 जनवरी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। तो उसने बहुत सारे सेम उस टाइम पे सप्लाई करे थे, तो उसके लिए वो क्या रेज करेगा? बताओ। हाँ, तो आपका या तो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, अच्छा देखो अब इसमें क्या है, टू वेरियस अनरजिस्टर्ड पर्सन इन सेम स्टेट, तो आप क्या कर सकते हो? या तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस रेज कर सकते हो, या फिर कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, वो आपके ऊपर है, ठीक है। देन सप्लाई ऑफ 150 मेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हु हैज आस्क्ड फॉर द इनवॉइस। बताओ। फोर्थ, आपने दिया है टैक्स इनवॉइस, सॉरी टैक्सेबल सप्लाई, उसने जैसे ही आपसे मांग लिया अगर इनवॉइस, तो आपको इसको इनवॉइस देना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हो। देन 150 का अगेन आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है जो कि आपसे इनवॉइस नहीं मांग रहा है, तो आप क्या करोगे? बताओ। हाँ, तो आपको इनवॉइस अभी रेज नहीं करना है, आप कब रेज करोगे? मंथ के एंड में कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी रेज नहीं करना पड़ेगा, आपको वो रिकॉर्ड तो करना ही है, उसका रिकॉर्ड रखना ही है। तो आप क्या करोगे? कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस मंथ के एंड में रेज कर दोगे इसके लिए भी, ठीक है। देन वन पर्सन हु इज पेइंग टैक्स एट कंसेशनल रेट अंडर नोटिफिकेशन 2 ऑफ 2019। ये 2019 वाला नोटिफिकेशन कौन सा है आपका? आपका जो कंपोजिशन फॉर सर्विसेज है वो है, ठीक है। तो अगेन आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, ठीक है। आपने रिसीव किया है एडवांस, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आपने एडवांस रिसीव किया है, तो क्या एड्रेस करोगे? बताओ। आप इशू लोगे रिसीट वाउचर, ठीक है।
देन आपको ये रिफंड जो लिया था, सॉरी जो एडवांस लिया था वो रिफंड करना पड़ रहा है। अब आप क्या करोगे, तो आप इशू करोगे रिफंड वाउचर, ठीक है, सेम इसको रिफंड वाउचर लिख देते हैं। देन अब आपने दोनों एक साथ दिए हैं, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, दोनों गुड्स एक साथ सप्लाई करे हैं, तो अब आप क्या करोगे, तो उसको बोलते हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो आप एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों सप्लाई कर सकते हो, उसमें जो टैक्सेबल सप्लाई है उस पर आप जीएसटी लगा दो, जो मतलब एग्जेम्प्ट है उस पर आप जीएसटी मत लगाओ, सिर्फ उसकी वैल्यू दिखा दो, ठीक है। तो ये आपका सारे सिनेरियोस कवर हो गए हैं, कब कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होगा, एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ आपको डाउट होगा। अगर कुछ डाउट है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे भी आगे पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, हम लोग जा रहे हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पे। अच्छा, अब क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने किसी पर्सन को सप्लाई किया, बी इट सप्लाई ऑफ गुड या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अब कभी कभी क्या होता है, हमसे कुछ गलती हो जाती है तो इनवॉइस रेस करने में, ठीक है, कि आपको जो अमाउंट लिखना था 1000 लिखना था, आपने 10,000 रेस कर दिया और उसको इनवॉइस चला गया, ठीक है। तो अब आप वो इनवॉइस को कैंसिल तो नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट एक दूसरा इनवॉइस रेस करना पड़ेगा, मतलब इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट रेस करना पड़ेगा जिसको आप बोलोगे क्रेडिट नोट। अच्छा, इसको क्रेडिट नोट क्यों बोलते हैं, अगर आप अकाउंटिंग एंट्री देखो, ठीक है, तो इनवॉइस के केस में आप क्या करोगे, आपका जो कस्टमर है उसको डेबिट करोगे, ठीक है, टू आप करोगे सेल्स, ठीक है, और मैं अभी वो टैक्स वैक्स की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, तो आपने डेबिट टू सेल्स कर दिया। लेकिन जब आप उसको रिवर्स कर रहे हो, मतलब आपने यहाँ पे 10,000 उसको रेस कर दिया, लेकिन अब क्या करना है आपको, अब आपको ध्यान आया कि गलती से हो गया, आपको ये 1000 रुपए ही चार्ज करने थे उससे, तो वो आपके पास वापस आएगा, बोलेगा आपने इनवॉइस गलत कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप उसको उल्टा कर दोगे, तो आप क्या करोगे, सेल्स रिटर्न डेबिट टू क्या कर दोगे, आपका जो डेटर है 9,000, ठीक है, तो आप डेटर को क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। आप उसको क्रेडिट कर रहे हो तो आप रेस क्या करोगे, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट, ठीक है। अगर इसका उल्टा होता, उल्टा मतलब क्या, आपको 1 लाख रेस करना चाहिए था, लेकिन आपने एक जीरो कम लगा के रेस कर दिया, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप उतने से उसको और उसका बैलेंस बढ़ाओगे, तो आप क्या करोगे, वापस से डेटर्स टू सेल्स करोगे 90,000। अब आप क्या कर रहे हो, डेटर को क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, तो इसीलिए इंक्रीज करने के लिए आप डेबिट कर रहे हो, तो आप क्या रेस करोगे इस केस में, डेबिट नोट। मतलब आप उसको एक डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, क्रेडिट नोट में आप क्या बोल रहे हो कि आई एम क्रेडिटिंग योर अकाउंट बाय 9,000, कि अब आपसे 9,000 मुझे कम लेना है। या फिर अगर डेबिट नोट आपने उसको डेबिट किया है, उसका अमाउंट बढ़ा रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो, आई एम डेबिटिंग योर अकाउंट बाय 90,000, ठीक है, तो इसीलिए इसको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बोलते हैं। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, बट स्टिल टू गिव अ बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो क्रेडिट नोट आप कब रेस करोगे, जब आपको उसका बैलेंस कम करना है, ठीक है, आपने ज्यादा का इनवॉइस रेस कर दिया, लेकिन आपको उससे कम एक्चुअल में आपको उससे कम वैल्यू लेनी थी, ठीक है, तो आप क्रेडिट नोट रेस कर दोगे, और अगर आपको वैल्यू ज्यादा लेनी तो डेबिट नोट, ठीक है। अब क्या हुआ, जो आपने इस टाइम सप्लाई किया था ना 10 Feb को, वो कस्टमर आपके पास वापस आया कि आपने मुझे ज्यादा बिल कर दिया है, तो आप मुझे उसको वापस से आप क्रेडिट नोट रेस करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब आपने ज्यादा रेस कर दिया था तब आपने गवर्नमेंट को पे भी जीएसटी ज्यादा कर दिया होगा। अब जब आप क्रेडिट नोट रेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप इस मंथ के सप्लाई से वो वाली वैल्यू आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो आपने उस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल 10,000 पे 1.8 थाउजेंड जीएसटी पे कर दिया था, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि नहीं, आप इसको रिवर्स करो। तो आप जब आप रिवर्स कर रहे हो तब आप क्या करोगे, जितना भी आप रिवर्स कर रहे हो वो जीएसटी आप इस मंथ के गवर्नमेंट को जब पे करोगे तो उतना आप जीएसटी कम पे करोगे, ठीक है। अब आप जीएसटी का क्रेडिट ले रहे हो, मतलब आप जीएसटी जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया था वो आप उसको कम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट इतना इजीली मानने वाली नहीं है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आप ये 5 रीजन की वजह से ही सिर्फ क्रेडिट नोट रेस कर सकते हो, उसके अलावा कोई रीजन है तो आपने हमको टैक्स दे दिया है तो वो हम ही रखेंगे, हम आपको वापस नहीं करेंगे। तो अब क्या रीजन है, अगर आपका डिक्लेयर्ड वैल्यू इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, आपने जो एक्चुअल आपको रिसीव होने वाला है वो आपकी
कम है और आपने इनवॉइस ज्यादा का रेस कर दिया है, उस केस में आप इशू कर सकते हो। अगर आपने हायर टैक्स रेट चार्ज कर दिया है बाय मिस्टेक, आपको 5% पे चार्ज करना था, आपने 12% पे चार्ज कर दिया, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो क्रेडिट नोट्स के उससे। देन अगर आपने जो गुड्स भेजा उसको सामने वाले को उतने रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, तो आप रेस कर सकते हो। या फिर उसको क्वालिटी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी आपकी सर्विसेज की, उसने बोला कि अब मैं 50% ही पेमेंट करूंगा, तो आप क्रेडिट नोट रेस कर सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर कोई, इन चारों से रिलेटेड अगर कोई दूसरा रीजन है तो। अच्छा, तो कब रेज नहीं कर सकते क्रेडिट नोट? आपका अगर सेकेंडरी डिस्काउंट है, आप सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा पहले लेके चलता हूँ वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमने क्या देखा था कि आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिस्काउंट माइनस कर सकते हो, लेकिन 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 कब कर सकते हो? या तो अगर वो आपका जो डिस्काउंट है वो इनवॉइस में रहे और आपने वहीं पर डिस्काउंट दे दिया है, तो आप माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। फर्स्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए कि हाँ आप ये डिस्काउंट फ्यूचर में दोगे। और सेकंड क्या है कि जो आपका कस्टमर है वो उसको क्रेडिट को रिवर्स करेगा टू दैट एक्सटेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर इसके अलावा कोई केस है, सेकेंडरी डिस्काउंट है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था आप डिस्काउंट दोगे, फिर भी आप बाद में डिस्काउंट दे रहे हो, तो उस केस में आप वैल्यू में से भी माइनस नहीं कर सकते और यहाँ पे क्रेडिट नोट भी उसके लिए रेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, टाइम लिमिट भी है इसके लिए। ऐसा नहीं कि आप एक साल पहले का 1-2 साल बाद बोल रहे हो कि मैंने उस टाइम जो सर्विसेज दी थी, उस टाइम जो गुड्स दिया था, वो अब उसके लिए मुझे रिवर्स करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उसके लिए टाइम लिमिट है। तो टाइम लिमिट क्या है? 30th सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल आज की अगर बात करें, ठीक है, आज क्या है, तो आज है आपका 8 जून, 8 जून 2020, ठीक है। अब आप कब तक इनवॉइस रेस कर सकते हो बताओ? 30th सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो कौन सी डेट आएगी? कब तक आप इसके लिए क्रेडिट नोट रेस कर सकते हो? बताओ गाइस। निकिता इज सेइंग सितंबर 2021, बाकी लोग? हाँ, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आपको ये फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? तो मार्च 2021 में ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी सितंबर है, तो 30th सितंबर 21 तक आप रेस कर सकते हो। बट इसके पहले अगर आपने अपनी एनुअल रिटर्न भर दी, ठीक है, तो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है? तो वो होती है 31 दिसंबर 21, ठीक है। तो जनरली आपको, नहीं देखो इसमें ये आईटीसी से थोड़ी सी डिफरेंट है। आईटीसी में क्या होता था, आईटीसी में इसकी सितंबर मंथ की जो रिटर्न है उससे हम कंपेयर करते थे, जो कि आप 20 अक्टूबर को फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाली रिटर्न आईटीसी के लिए होती थी कि आप उस टाइम तक क्रेडिट ले सकते हो, दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इस रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है? 30th सितंबर से मतलब है। तो ये डिफरेंस है आपका क्रेडिट नोट इशू करने का टाइमलाइन में और आईटीसी के लेने के लिए टाइमलाइन में, ठीक है। तो अब इस केस में इन दोनों में से जो भी अर्लियर है तब तक आप रेस कर सकते हो क्रेडिट नोट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या होता है, ठीक है, तो डेबिट नोट में आपको बता दिया। आपने अगर आपको पता चलता कि उस टाइम हमें वो ज्यादा रेस करना चाहिए था, हमने कम रेस कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें वैल्यू में एडिशन कर सकते हो, ठीक है। कि मुझे आपको 1 लाख बिल करना था, मैंने आपको 10,000 लिख दिया, तो आई एम बिलिंग यू अगेन 90,000, ठीक है। इट इंक्लूड सप्लीमेंट्री इनवॉइस। अब आप उसको किसी भी नाम से रेस करो, उसको डेबिट नोट बोलेंगे, ठीक है। अब कब आप रेस कर सकते हो? सेम वही सब चीजें हैं। अगर आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, तो आप रेस कर सकते हो। आपने गलती से लोअर टैक्स रेट लगा दिया है, या फिर आपने जो क्वांटिटी भेजा, आपको लगा कि आपने 10,000 भेजा है लेकिन गलती से 15,000 भेज दिया, और वो 15,000 उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो 5,000 के लिए आपको एक्स्ट्रा बिलिंग करनी पड़ेगी, और एनी अदर सिमिलर रीजन, ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट नहीं है सिर्फ क्वालिटी नॉट सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि कभी ऐसा तो होगा नहीं कि आपने कुछ सर्विसेज दी उसको बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसी अच्छी लगी कि ना आप जो क्वालिटी चाहिए थी हमको उससे भी बेटर मिल गई है, तो ऐसा जनरली होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपकी 4 रीजन है, और एनी अदर सिमिलर रीजन, इन सबसे रिलेटेड अगर कोई सिमिलर रीजन है तो आप क्या कर सकते हो, डेबिट नोट रेस कर सकते हो। अच्छा, डेबिट नोट में टाइम लिमिट है क्या? ये बताओ, डेबिट नोट में गवर्नमेंट टाइम लिमिट रखेगी क्या? बताओ मुझे, रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए गवर्नमेंट को?
नहीं। अच्छा, पता है क्यों डेबिट नोट के लिए टाइम लिमिट नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट को इससे टैक्स मिलेगा। आप क्रेडिट नोट में क्या बोल रहे हो कि आप टैक्स कम पे करोगे, आपने जो पे कर दिया आप वापस से ले रहे हो गवर्नमेंट से, ठीक है। लेकिन डेबिट नोट में क्या होगा, आप बोल रहे हो कि हमने कम टैक्स पे किया था, तो गवर्नमेंट तो क्या बोलेगी कि हाँ आने दो, टैक्स के लिए हम कभी मना नहीं करते। तो इसलिए इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, आपने 10th ऑफ अप्रैल को आ गए हो आप, अब आपको कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं जो कि सप्लाई नहीं है, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट करने मतलब क्या हो सकता है, आपको आपके एक ही स्टेट में 2 जीएसटी नंबर है और आपको एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर तक, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री आपको गुड्स भिजवाने हैं। अब वो सप्लाई हुआ क्या? नहीं, वो आपका सेम जीएसटी नंबर है तो सप्लाई नहीं होगा, बट आपको ट्रांसपोर्ट तो करना है। और जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, हो सकता है मुंबई से आपको पुणे गुड्स भेजने हैं, तो बीच में हो सकता है जीएसटी ऑफिसर भी आपको रोके और पूछे कि क्या डॉक्यूमेंट है। तो आपको गुड्स के साथ कभी भी बिना डॉक्यूमेंट के गुड्स नहीं भेजने हैं, ठीक है। तो आप उसमें क्या रेस करोगे? तो आप रेस करोगे डिलीवरी चालान, ठीक है। डिलीवरी चालान रेस करोगे, उसमें आप दिखाओगे कि मेरी एक्स प्रीमाइस से वाई प्रीमाइस पे जा रहा है, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, इसलिए इस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कब रेस कर सकते हो? तो अगर आप लिक्विड गैस ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में कर सकते हो, क्योंकि लिक्विड गैस में जनरली क्या होता है कि आप जब भेजते हो तब आपको क्वांटिटी पता नहीं होती कि वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, उसके बाद आप टैक्स इनवॉइस रेस करते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब उसको भेज रहे हो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, डिलीवरी चालान रेज कर सकते हो। देन गुड्स फॉर जॉब वर्कर, अगर आप जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहे हो तो उसको सप्लाई नहीं मानते हैं। जॉब वर्कर हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या होता है, तो इतना लोड मत लेना, बट अभी इतना समझ लो कि आप जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। अब आप उसकी स्टिचिंग के लिए किसी एक जॉब वर्कर को देते हो, तो आप क्या करते हो, आपका जो गुड्स है वो उसे देते हो, वो स्टिच करके आपको वापस दे देता है। अब इस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि आप उसको गुड सप्लाई कर रहे हो क्या? नहीं, आप उससे सर्विसेज ले रहे हो। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप जॉब वर्कर को भेज रहे हो कभी भी गुड्स, उसे वापस ले रहे हो, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो उस टाइम आपको टैक्स इनवॉइस भी रेज नहीं करना है, बिल ऑफ सप्लाई भी रेज नहीं करना, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है, एग्जाम सप्लाई की तो दूर की बात है, ठीक है। तो आप उस टाइम क्या रेज कर सकते हो, डिलीवरी चालान। देन एनी अदर रीजन अदर देन सप्लाई, सप्लाई के अलावा कोई दूसरा रीजन है तो उस केस में भी, अगर आप कुछ किसी गुड्स को रिपेयर्स के लिए भेज रहे हो, वापस आएगा वो, तो सप्लाई नहीं है, उस केस में आप इशू कर सकते हो। और अदर नोटिफाइड सप्लाईज, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे नोटिफाइड सप्लाईज क्या है। अगर इनवॉइस आप डिलीवरी के टाइम पे, सॉरी रिमूवल के टाइम पे नहीं रेस कर पा रहे हो, तो आप उस टाइम डिलीवरी चालान रेस कर दो, बाद में आप इनवॉइस रेस कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन सेमी नॉकडाउन या फिर नॉकडाउन कंडीशंस, मतलब आप एक लिफ्ट भेज रहे हो, ठीक है। अब लिफ्ट भेज रहे हो तो पूरी लिफ्ट एक साथ नहीं जा रही है, आपके पार्ट्स में जा रही है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर अलग जा रहा है, उसमें जो पुली लगती है वो अलग जा रही है, उसमें जो एक मोटर लगती है वो अलग जा रही है। तो अब आप क्या करोगे, आप बहुत सारे सब सप्लाई के लिए अलग अलग इनवॉइस तो रेस करोगे नहीं, ठीक है। कि आप लिफ्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए अलग इनवॉइस रेस कर रहे हो, मोटर के लिए अलग इनवॉइस रेस कर रहे हो, ठीक है, वो अलग 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 टेम्पो में जा रहा है। तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट लॉट निकलेगा, ठीक है, फर्स्ट लॉट उसी टाइम आप इनवॉइस रेस कर लोगे, अपने पास रखोगे, ठीक है। और फर्स्ट लॉट के साथ आप एक डिलीवरी चालान डाल दोगे, उसमें रेफरेंस दे दोगे इस इनवॉइस का, ठीक है। तो वैसे आप सारे कंसाइनमेंट में आपका डिलीवरी चालान डालते जाओगे। और जो लास्ट कंसाइनमेंट होगा, ठीक है, जो लास्ट टेम्पो आपको जो जा रहा है उसमें आप क्या रखोगे, उसमें ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी रख दोगे लास्ट कंसाइनमेंट के साथ, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो आपने कंसाइनमेंट्स दिए थे उस टाइम पे आपका दे दोगे डिलीवरी चालान, और लास्ट कंसाइनमेंट के साथ क्या दोगे, ओरिजिनल इनवॉइस। अब आपको थोड़ा सा अगर मैं पहले का याद दिला दूं, आईटीसी में भी हमने क्या पढ़ा था कि वो जो पर्सन है वो क्रेडिट कब ले पाएगा, तो वो जब आपको लास्ट लॉट मिलेगा तभी वो क्रेडिट ले पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इनवॉइस भी लास्ट में भेजोगे तो चलेगा उसको, क्योंकि उसके पहले तो वैसे भी वो क्रेडिट नहीं ले सकता है, ठीक है। कैसे इशू करोगे, सीरियल नंबर होना चाहिए, वन और मल्टीपल सीरीज में भी आप इसको रेस कर सकते हो। कब रेस करोगे, एट द टाइम ऑफ रिमूवल, और ट्रिप्लिकेट कॉपी में, मतलब 3 कॉपी एक साथ रेस करोगे, एक अपने पास रखोगे, एक ट्रांसपोर्टर को दोगे, और एक अपने रेसिपिएंट के लिए आप रखोगे, ठीक है। और पर्टिकुलर्स टू बी मेंशन में ऑलमोस्ट वही सब चीजें जो कि इनवॉइसेज में है, ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डिलीवरी चालान से रिलेटेड डिस्कशन। देन आपने जो यहाँ पर
15 को, हम आगे बढ़ रहे हैं 10 के बाद 15 अब क्या कर रहे हो आप, आपने कोई सर्विसेज रिसीव करी है जो कि रिवर्स चार्ज पे पेबल है, ठीक है। आपने एक एडवोकेट की सर्विसेज ली है और एडवोकेट ने आपको इनवॉइस इशू किया है। इनवॉइस में क्या लिखा है कि द टैक्स इज टू बी पेड बाय रेसिपिएंट ऑफ दिस सप्लाई। अब आपके पास, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि आपको उस पे जीएसटी पे करना है, ठीक है। अब जो आपका जो एडवोकेट है उसने जो इनवॉइस रेस किया वो टैक्स इनवॉइस होगा क्या? नहीं, वो टैक्स इनवॉइस नहीं होगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो अपने हिसाब से इनवॉइस रेस करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। उस केस में जीएसटी उसके ऊपर फॉर्मेट, जो आपका जीएसटी का टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, वो अपने हिसाब से कुछ भी रेस करेगा। बट गवर्नमेंट को क्या चाहिए? प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो रेस नहीं कर रहा है तो आप रेस करो, ठीक है। आप एक इनवॉइस रेस करोगे और जब आप उसको पेमेंट कर रहे हो तब आपको एक पेमेंट वाउचर भी इशू करना है, ठीक है। क्योंकि रिवर्स चार्ज में आप टाइम ऑफ सप्लाई में अगर जाओगे, ठीक है, तो ये सब चीजें देखते हैं कि आपका सामने वाले ने इनवॉइस कब रेस किया है, ठीक है, उससे 30 या 60 डेज में आपका रिवर्स चार्ज होता है। देन आपने पेमेंट कब किया है वो भी चीज देखते हैं, ठीक है। तो जब आपने पेमेंट किया है तब आप क्या रेस करोगे? पेमेंट वाउचर, ठीक है। बस इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे आपने जो एडवोकेट सर्विसेज ली थी, अब वो क्या थी, आपने हेड ऑफिस में वो एडवोकेट सर्विसेज ली थी क्योंकि आपका हेड ऑफिस मुंबई में है। लेकिन वो सर्विसेज आपकी जो यूज हुई है ना, वो आपकी यूज हुई है फॉर एग्जाम्पल किसी फैक्ट्री में, गुजरात की फैक्ट्री में कुछ पुराना एक्साइज का मैटर चल रहा है, उससे रिलेटेड आपने ये सर्विसेज ली थी। तो एडवोकेट ने जो आपको सर्विसेज दी वो कहाँ पे दी? हेड ऑफिस पे दी, ठीक है। अब मंथ एंड हो गया है आपका, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल आ गया है। अब आपको क्या करना है, उस हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस में आपका क्रेडिट अक्यूमुलेट हो गया है लेकिन आपको हेड ऑफिस में कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो वो है आपका जो क्रेडिट है वो आपका वेस्ट हो रहा है। तो आपने क्या सोचा, अब मैं इसको गुजरात वाली फैक्ट्री में ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप महीने के एंड में क्या करोगे, आईएसडी, एज एन आईएसडी आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है हेड ऑफिस में, तो आप उसको क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे टू योर फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में ट्रांसफर करोगे तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, आईएसडी इनवॉइस। अब आईएसडी इनवॉइस में क्या रहेगा, आपकी सारी डिटेल्स रहेगी, हेड ऑफिस की डिटेल्स, सीरियल नंबर रहेगा, डेट ऑफ इशू रहेगा, रेसिपिएंट की डिटेल्स रहेगी जिसको क्रेडिट मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे गुजरात की फैक्ट्री की भी जीएसटी नंबर डालोगे और एड्रेस और वो सब चीजें डालोगे, कितना अमाउंट आप क्रेडिट ट्रांसफर कर रहे हो वो, और क्या करोगे, साइन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आईएसडी इनवॉइस जो आपने रेस कर दिया, ठीक है। आगे जाके बट आपको पता चलता है कि जो आपके पास इनवॉइस आया था, किसका, आपके जो एडवोकेट का इनवॉइस आया था, ठीक है, वो उसने आपको ज्यादा रेस कर दिया था। आपको 10,000 पे करना था लेकिन उसने आपको 12,000 का गलती से रेस कर दिया था। आपने उसका पेमेंट भी कर दिया, आपने उसको ट्रांसफर भी कर दिया बाय वे ऑफ आईएसडी अपने गुजरात लोकेशन पे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो एडवोकेट ने आपको 2,000 का क्रेडिट नोट रेस करा है, कहां पर, तो एडवोकेट जो है, एडवोकेट ने एचओ को अब क्रेडिट नोट रेस करा है, ठीक है। अब एचओ के पास तो वो क्रेडिट बचा ही नहीं है, तो अब एचओ क्या करेगा, अब एचओ को सेम टू सेम वैसा ही एक क्रेडिट नोट रेस करना पड़ेगा, किसको, अपने गुजरात वाली फैक्ट्री को। उसमें क्या क्या लिखेगा, अगेन डिटेल्स ऑफ द रिसीवर डालेगा, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, जीएसटीआईएन ऑफ सप्लायर एंड हिज ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तो ये जो सप्लायर है एडवोकेट, अगर वो रजिस्टर्ड होता तो उसका जीएसटी नंबर, अभी नहीं है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेम और उसका एड्रेस और उसका इनवॉइस नंबर, कि ये जो इनवॉइस उसने दिया था उसके अगेंस्ट ये क्रेडिट नोट आया, तो वो क्रेडिट नोट का रेफरेंस आपको इनवॉइस का रेफरेंस भी देना पड़ेगा। देन खुद की डिटेल्स आप डालोगे और टैक्स की वैल्यू, रेट और अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आप रिवर्स कर रहे हो वो भी आपको देखना पड़ेगा और आपको डालना पड़ेगा सिग्नेचर, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटी जो मेन टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो सब खत्म हो गए हैं। कुछ अदर टॉपिक्स हैं जो कि हम देख लेते हैं। अदर टॉपिक्स क्या है, टाइम लिमिट इसमें भी एप्लीकेबल है ना, तो देखो यहाँ पर टाइम लिमिट आपकी इस पे भी एप्लीकेबल रहेगी, आईसी क्रेडिट नोट पे भी, और आप तभी रिवर्स कर पाओगे जब वो विद इन रीजनेबल टाइम, आपका जो टाइम है उसके बाद होगा। एडवांस में टैक्स पे कर दिया, फिर जब इनवॉइस होगा तो जीएसटीआर1 में शो करना पड़ेगा, राइट। जीएसटीआर1 में उसको बाद में शो करना पड़ता है, तो एडवांस भी आप शो करोगे
तो बाद में एडवांस एडजस्ट कैसे करेंगे? तो उसमें आप अगर GSTR 1 देखो तो इनवॉइस का अलग सेक्शन है, फिर एक एडवांस का अलग सेक्शन है। तो वहां पर आप दिखा सकते हो कि आपने कितना एडवांस इशू किया था, ठीक है, उस टाइम पे आपने जीएसटी पे कर दिया। जब आप इनवॉइस रेस करोगे तब आपको एक सेक्शन है वहां पे एडवांस एडजस्टेड, तो आप वहां दिखा सकते हो कि हमने कितना एडवांस ऑलरेडी ले लिया था, तो आपको वो एडवांस रिसीट वाउचर का रेफरेंस देना पड़ेगा और आपको एक इनवॉइस का रेफरेंस देना पड़ेगा कि इसके अगेंस्ट हमने इस एडवांस को एडजस्ट कर लिया है, तो वो GSTR 1 में आपका हो जाएगा, ठीक है, आपको वापस से टैक्स पे नहीं करना है उस पर, ठीक है। देन रिक्वायरमेंट टू मेंशन HSN ऑन इनवॉइस, जो आपका HSN है, अब HSN क्या होता है, तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि आपका हर जो गुड्स है उसके लिए एक डिजिट होता है, उसके लिए एक नंबर डिफाइंड है कि ये आपका ये गुड्स के लिए ये HSN है, ठीक है। अब अगर आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ तक है, ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको HSN मेंशन करने की जरूरत नहीं है इनवॉइस में, और आपको रिटर्न में भी वो डालने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ क्लासिफिकेशन के लिए इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो आपको सिर्फ 2 डिजिट मेंशन करने हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है, आपने से गुड सेल किया AC, तो आपने सिर्फ 85 दिखा दिया तो वो चलेगा। बट अगर आप बड़े बड़े सप्लायर हो, मोर देन 5 करोड़ है, तो आपको 4 डिजिट मेंशन करने, तो ये 8541 आपको 4 डिजिट उसमें मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। देन जो आप इनवॉइस रेस करोगे वो आप सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए उसकी 3 कॉपी बनाओगे, एक रेसिपिएंट को दोगे, एक ट्रांसपोर्टर को दोगे और एक खुद रखोगे। अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो इसमें ट्रांसपोर्टर का कोई रोल नहीं है, तो आप ओरिजिनल जो है वो रेसिपिएंट को दे दोगे और जो डुप्लीकेट है वो आप खुद रख लोगे। अब गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पर डॉक्यूमेंट इशू करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। कौन कौन सी? जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, NBFC, ये अगर आपका अगर बैंक अकाउंट होगा तो आप देखोगे कि हर मंथ के एंड में आपको एक स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट सिर्फ, और कुछ इनवॉइस नहीं आता है। ये तो गवर्नमेंट ने उनको एग्जाम्पशन दे रखा है कि आप इनवॉइस की जगह कुछ एक स्टेटमेंट भी रेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट में आपको जो सीरियल नंबर है और एड्रेस है वो ऑप्शनल है, उसके अलावा बाकी जो इनवॉइस की डिटेल्स चाहिए रहती है वो सब आपको देनी जरूरी है, ठीक है। तो आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट दे सकते हो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और उसमें सिग्नेचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जीटीए की बात करें तो जीटीए में गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि कुछ कुछ चीजें आपको स्पेसिफिकली डालनी पड़ेगी जो कि इनवॉइस में होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है वो? ग्रॉस वेट, तो जनरली ये लोग क्या इशू करते हैं, तो ये कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं, तो आप उसमें भी ये सब चीजें मेंशन कर सकते हो। तो ग्रॉस वेट होना चाहिए, कंसाइनर और कंसाइनी की डिटेल्स होनी चाहिए, कहाँ से बेच रहे हो, किसको भेज रहे हो, तो वो भी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरियज जो MP09 इंदौर का है, वो किस गुड्स किस व्हीकल में जा रहा है वो आपको मेंशन करना है डिटेल्स। ओरिजिन और डेस्टिनेशन की किस सिटी से किस सिटी जा रहा है। GSTN ऑफ पर्सन लायबल टू पे टैक्स, वो भी आपको उसमें डालना पड़ेगा। और बाकी जो डिटेल्स टैक्स इनवॉइस में रिक्वायर्ड होती है वो तो आपको डालना ही है, ठीक है। देन अगर आप सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, आप एयरलाइंस हो, ठीक है, तो एयरलाइंस में आपने देखा होगा अलग से जनरली अलग से टिकट नहीं जनरली अलग से इनवॉइस नहीं आता है, जो आपका टिकट रहता है उसको ही मान लिया जाता है कि वो इनवॉइस है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या की जरूरत नहीं है, अगेन सीरियल नंबर और एड्रेस ऑप्शनल है, उसकी जरूरत नहीं है, और सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सब जो चीजें हैं इनवॉइस में चाहिए रहती है वो आपकी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। एक बार जो गवर्नमेंट ने थोड़े क्लैरिफिकेशंस दिए हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो मल्टी स्क्रीन सिनेमास हैं, PVR, आइनॉक्स, और इन सबको इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करना जरूरी है। आपको आई डोंट नो आपको पहले पता हो कि नहीं, अगर जैसे पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमा होते थे तो वहां पे जो टिकट्स होते थे वो भी फिजिकल होते थे, ठीक है, उसमें हाथ से लिख के देते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो जिसमें मल्टीपल स्क्रीन है वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक इशू करना जरूरी है, ठीक है। देन अगर आप एग्जीबिशन के लिए गुड्स बाहर लेके जा रहे हो, इंडिया में आपका एग्जीबिशन नहीं है, आपका एग्जीबिशन US में है, तो वहां से क्या करते हो आप यहाँ से बाहर लेके जा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं है कि कितना गुड्स बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा, तो आप जब एक्सपोर्ट करके लेके जा रहे हो गुड्स अपने साथ, तब आपको कोई भी उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। सप्लाई कब मानेंगे? या तो आपने वहां पे सेल कर दिया तब आपको सप्लाई मानेंगे,
या फिर अगर आप वापस ले आए तो उसको कोई सप्लाई नहीं मानेंगे, या फिर आप 6 महीने तक वापस नहीं लाए तो उसको सप्लाई मानेंगे। मतलब इन शॉर्ट इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे गुड्स ऑन सेल एंड अप्रूवल बेसिस। ठीक है, तो जो प्रोविजन उस पे लगते हैं वही प्रोविजंस आपके इसमें भी लगेंगे। ठीक है, देन आपका सेल और अप्रूवल बेसिस सेंट बाय आर्ट वर्क टू आर्टिस्ट, तो यहाँ पर भी सेम ही रूल एप्लीकेबल होगा। आपने अगर गैलरी में आपने एक पेंटिंग बनाई अच्छी सी और अब आप उसकी एक एग्जीबिशन में आप भेज रहे हो, ठीक है, जब आप सप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे जीएसटी नहीं लगेगा, जब सप्लाई हो जाएगा उस टाइम पे आपको जीएसटी पे करना है। ठीक है, उस टाइम पे आप कैसे, मतलब जब आप भेज ही रहे हो सिर्फ, तो सप्लाई नहीं है, तो आप बाय वे ऑफ डिलीवरी चालान उसको भेज सकते हो, आपको इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है, सप्लाई नहीं है। ठीक है, देन टाइम एक्सपायर्ड गुड्स, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। टाइम एक्सपायर्ड गुड्स क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज होती है वो अपने होलसेलर को मेडिसिन भेजती है, और अगर मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है तो वापस से उनसे खरीद भी लेती है। ठीक है, उसको ये दोनों ट्रीटमेंट अलाउड है। या तो आप उसको फ्रेश सप्लाई मान लो, फ्रेश सप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर, तो ये आपका मैन्युफैक्चरर है, इसने डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स बेचे थे, मेडिसिन। ठीक है, अब जब एक्सपायर हो गई है तो आप क्या मान लो, इसको फ्रेश सप्लाई मान लो, तो या तो फ्रेश सप्लाई मान लो या फिर आप इसके लिए क्रेडिट नोट रेस कर दो। ठीक है, दोनों कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या है, अगर क्रेडिट नोट में आपकी वो टाइम लिमिट आ जाती है। ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने फ्रेश सप्लाई ट्रीट किया है तो क्या होगा, जो रिटर्न कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर वो टैक्स चार्ज करेगा, आपको उस चीज का क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर ये कंपोजिशन डीलर है तो वो चार्ज नहीं कर सकता जीएसटी, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशू कर सकता है। अनरजिस्टर्ड है तो वो प्रॉपर क्रेडिट नोट तो रेस करेगा नहीं, वो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट रेस कर सकता है। ठीक है, और क्रेडिट नोट के केस में तो क्या होगा, आपकी जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी लेटर की, और मैन्युफैक्चरर को उतना क्रेडिट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देन मैन्युफैक्चरर, ये क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन रिसीव्ड टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, इफ इट इशूज क्रेडिट नोट इन फॉलोइंग केसेस व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट अंडर जीएसटी। ठीक है, तो आपका जो इनवॉइस डेट थी वो क्या थी, 1 जुलाई, और आपने रिटर्न करी है मेडिसिन 1 सितंबर 2019, तो बताओ इसका आप रिवर्स कर सकते हो क्या क्रेडिट, मतलब आप इसका क्रेडिट नोट का बेनिफिट ले सकते हो क्या? तो उसके लिए ड्यू डेट क्या होती है, आप रेस कब कर सकते हो, 30 सितंबर या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो आप 30 सितंबर 2019 तक रेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हो, लेकिन अगर 1 अक्टूबर हो गया तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते, क्रेडिट नोट रेज नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर इसको क्रेडिट नोट रेज नहीं कर सकते, जीएसटी क्रेडिट नोट रेज नहीं कर सकते। आप नॉर्मल क्रेडिट नोट रेज कर सकते हो जो सिर्फ वैल्यू के हिसाब से है, ठीक है, और वो आप उससे चार्ज कर सकते हो, लेकिन आप क्रेडिट जो आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है गवर्नमेंट को, उससे आप वापस से उसको डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है इनवॉइस और डेबिट नोट का। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 12:02 पे वी विल बी बैक, एंड यू नो आई एम वेरी पंचुअल, यू नो कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, यस कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, उसमें से आप जो जीएसटी की डिटेल्स है वो रिवर्स नहीं करोगे। ठीक है, तो हाँ मैं क्या बोल रहा था, 12:02 पे हम लोग वापस आएंगे, एंड यू नो आई एम वेरी पंचुअल अबाउट टाइम, तो मैं 12:02 पे, 12:03 हो गया क्योंकि 1 मिनट और चला गया, 12:03 पे आई विल स्टार्ट द टॉपिक अगेन, सेकेंड वाला। ठीक है, तो 2 मिनट का आपको ब्रेक है, तो सी यू गाइस। ओके गाइस, वेलकम बैक। आ गए सब लोग? विपुल इज हियर, बाकी लोग, निकिता, गुंजन, आशिता, प्रियंका, सोनल भी आ गई है। ठीक है, चलो, मुकेश भी आ गए हैं। ओके ओके ओके, प्राइमली यस, ठीक है, चलो। तो अब हम
सेकेंड चैप्टर चालू कर रहे हैं, आज का जो डिस्कशन है, तो आपने इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारे वाउचर्स वो सब देख लिए हैं, वो आपने एक बार इशू कर दिए, लेकिन एक बार उनका आपने इशू कर दिया उसके बाद उनका काम खत्म हो गया क्या? नहीं, उनका काम बाद में भी जरूरी है। क्या जरूरी है? कि जब आपके पास जीएसटी ऑफिसर वापस आएगा ऑडिट करने के लिए, तब वो आपसे पूछेगा कि आपने रिटर्न फाइल करी, इसके पीछे प्रूफ क्या है, आप मुझे वाउचर दिखाओ, आपने कितने इनवॉइस रेस करे थे, कितने रिसीव करे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपने एक बार ये जो सब डिटेल्स रेस कर दिए, अच्छी बात है, उसके बाद उसको आपको रिटेन भी करना है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आपको कितना क्या क्या रिटेन करना है, कितने कितने टाइम तक रिटेन करना है। तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और दूसरी चीज ई वे बिल भी है। तो ई वे बिल के बारे में भी हम आगे जाके आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या मेंटेन करना है और कहाँ पे मेंटेन करना है। ठीक है, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको फॉलोइंग रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। कहाँ कहाँ पे? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये दोनों बिजनेस की प्लेस कौन सी होती है? रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ा था, जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको एक ऑफिस, मेन ऑफिस बताना पड़ता है, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और उसके अलावा अगर आपको एक ही रजिस्ट्रेशन में एक से ज्यादा ऑफिस दिखाने हैं, तो बाकी सारे ऑफिस को आप क्या दिखाओगे? एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आपको वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रखने पड़ेंगे। किस किस चीज के? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के बारे में, इनवर्ड और आउटवर्ड सर्विसेज के बारे में, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने, जो इनवॉइस आपको रिसीव हुआ, जो इनवॉइस आपने इशू किए, वो सारे। देन आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो आपने आईटीसी कितना अवेल किया है, उसका पूरा एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और आपने आउटपुट टैक्स पेबल कितना था और आपने पे कितना दिया किया है। ठीक है, तो ये सब कौन से हैं जो आपके एक्ट में ही लिखे हुए हैं कि आपको ये सब चीजें तो चाहिए रिकॉर्ड में रखना, ये सेक्शन 35 में। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ और डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब करे हैं जो कि आपको रखना है। ठीक है, तो वो क्या दे रखा है? अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो गुड्स या सर्विसेज का, तो इनको उनका भी आपको रिकॉर्ड रखना है कि कितना आपने एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है, उसका आईटीसी कितना लिया है। देन आरसीएम पे जो भी लाइबिलिटी है, आपको आरसीएम में जो आपके जो वेंडर है, अब जैसे समझ लो आपने टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से टैक्स पे कर दिया, बाद में कभी जीएसटी ऑफिसर आया कि आपने टाइम से पे किया है कि नहीं, मुझे आप सारे डॉक्यूमेंट्स दो, तो आप क्या दिखा सकते हो? किसी जो मेरा सप्लायर है, उसने इस डेट पे मुझे इनवॉइस रेस किया, मैंने इस डेट पे पेमेंट किया और मैंने टाइमली उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया था, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए है एडवांस, आपको जो रिसीव हुआ है और एडजस्ट किया है उसकी पूरी डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स, तो आप जिनसे गुड्स लेते हो और जिसे सर्विस लेते हो उनके नेम एंड एड्रेस, और आपके जो कस्टमर्स हैं उनके भी नेम एंड एड्रेस के, आपने किसको सप्लाई किया है, वो सब आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, देन अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, ठीक है, तो जनरली जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, जीटीए, वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है? आप रजिस्ट्रेशन न मत लो, बट फिर भी आप यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट होल साइकिल। ठीक है, तो इसलिए आपको भी, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन मत लो, बट आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट में क्या मेंटेन करना पड़ेगा? क्या क्या गुड्स आपने ट्रांसपोर्ट करे हैं, डिलीवर करे हैं, और अभी आपके पास स्टोर्ड है इन ट्रांजिट। ठीक है, वो सारी डिटेल्स। आपके जो कस्टमर है, कंसाइनर, मे बी कंसाइनर और कंसाइनी, उनके जीएसटी नंबर भी आपको मेंटेन करने हैं। अच्छा, आप अप्लाई कर सकते हो कॉमन एनरोलमेंट नंबर के लिए। अब ये क्या होता है कॉमन एनरोलमेंट नंबर? तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि आपका सारा सप्लाई क्या है? रिवर्स चार्ज पे, तो सामने वाला टैक्स पे करेगा जीएसटी, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट आपको इसमें ना कभी कभी ई वे बिल इशू करना पड़ता है। ई वे बिल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ई वे बिल क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल इशू करना पड़ता है, या फिर एक ई वे बिल जो ऑलरेडी इशूड है उसमें कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ती है ट्रांसपोर्टर को। ठीक है, तो वो कैसे फिल करेंगे, क्योंकि वो जीएसटी पोर्टल पे तो रजिस्टर्ड है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर, तो आप कभी भी जीएसटी की जो ई वे बिल की वेबसाइट है, वहां पर कभी आप जाओगे ना, तो रजिस्टर एज ट्रांसपोर्टर भी ऑप्शन आता है। ठीक है, तो वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो।
क्या रजिस्टर करके क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे, ई वे बिल में कैसे रेस करना रहता है, वो सब चीजें, ठीक है। या फिर अगर आप ओनर हो किस चीज के, आप एक वेयर हाउस या फिर गोडाउन आप ऑपरेट करते हो, तो आपको क्या क्या डिटेल्स मेंटेन करनी है, डिस्पैच, मूवमेंट, रिसीट एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स, ठीक है। और आपको जो गुड्स स्टोर करना है वो आप कैसे करोगे, आइटम वाइज और ओनर वाइज। अब ये क्यों है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक जीएसटी ऑफिसर ने एक ट्रेडर के प्रीमाइस पे रेड करी, ठीक है। अब ट्रेडर क्या बोलेगा, मेरे कुछ इनवॉइसेस, मेरे कुछ गुड्स पड़े हैं गोडाउन में। अब फिर वो गोडाउन गया, अब गोडाउन में अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन से गुड्स किसके हैं, तो जीएसटी ऑफिसर कैसे पता करेगा कि उस ट्रेडर के गुड्स कौन से हैं। तो आपको जो मेंटेन करने हैं ओनर वाइज आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये गुड्स किस ओनर का है, और आइटम वाइज भी कि इस ओनर के क्या क्या आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ऑडिट भी कराना पड़ता है। ऑडिट क्या होता है, तो आप अगर आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर आपका 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा अपने अकाउंट्स का जीएसटी ऑडिट में। और कौन करेगा ऑडिट, या तो चार्टेड अकाउंटेंट या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट से आप ऑडिट करवा सकते हो। और आपको जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे तो एनुअल रिटर्न के साथ आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, तो आपने जो ऑडिट करवाया उसका अकाउंट्स, और एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, तो जो भी आप एनुअल रिपोर्ट रिटर्न में दिखा रहे हो कि हाँ मैंने इतनी इतनी जीएसटी में सप्लाई किया है, और जो आप ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स में दिखा रहे हो, उन दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। टाइम की वजह से डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जैसे आपका रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू आप बुक कर रहे हो वो अलग हो सकता है फ्रॉम टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई में क्या होता है, आपको एडवांस मिला तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो जीएसटी के लिए आपका टर्नओवर बढ़ गया, लेकिन अभी आपने उसकी इनवॉइस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका रेवेन्यू बुक किया है क्या, नहीं, आप उसको क्या दिखाओगे, एज अ अभी लाइबिलिटी दिखाओगे, क्या एडवांस रिसीव हुआ है, एज ए लाइबिलिटी दिखाओगे, ठीक है। जब आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी सर्विस तब आप उसको मानोगे कि हाँ रेवेन्यू हो गया है। अब उस केस में क्या होगा, आपकी बुक्स का रेवेन्यू कम दिखेगा, आपने जो रिटर्न भरी है वो रेवेन्यू ज्यादा दिखेगा, तो उसका रिकंसिलिएशन भी आपको फाइल करना पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी हो और आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ऑलरेडी ऑडिट कर रखा है, किसने, C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कर रखा है, तो आपको वापस से जीएसटी ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन लोगों को ये एग्जेम्पशन दिया है। फिर है हमारे रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय वेरियस पर्सन्स। अब ये तो क्या है, गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर और ओनर के बारे में बता दिया, ठीक है। अब दूसरे लोगों के बारे में भी गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ रूल नोटिफाई किया है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं किस किस पर्सन को। तो एजेंट की बात करें, अब एजेंट कौन होता है, जो एक दूसरे पर्सन के अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड सेल करे, उसको क्या बोलेंगे, एजेंट्स, ठीक है। तो एजेंट क्या करेगा, सबसे पहले तो उसको ऑथराइजेशन जो रिसीव हुआ है प्रिंसिपल से, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका प्रिंसिपल एजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपको उसकी डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा, ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन, रेट, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे आपने अगर कुछ भी गुड्स सप्लाई किया है तो उसकी ये सब डिटेल्स आपको रखनी पड़ेगी। या फिर अगर आपने सर्विसेज सप्लाई करी है, रिसीव करी है, तो उसका भी डिटेल्स आपको रखना पड़ेगा। अब आप अकाउंट्स फर्निश करते होंगे अपने प्रिंसिपल को, ठीक है, हर मंथ के एंड पे जनरली होता होगा कि आप जो भी आपने पूरे मंथ में सेल करी है उसका आप डिटेल्स अपने प्रिंसिपल को भेजते होंगे, तो जो आप वो प्रिंसिपल भेज रहे हो वो भी आप रखो, वो भी जीएसटी ऑफिसर चेक कर सकता है। देन आपने टैक्स जो भी पे किया है, मे बी ऑन रिसीट और ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उस केस में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं एज एन एजेंट, ठीक है। फिर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, मंथली अकाउंट्स शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ मटेरियल्स एंड सर्विसेज यूज, तो आपने कितना यूज किया, आपका इनपुट कितना है, ठीक है, वो। देन आपका आउटपुट कितना है, कि आपने कितने गुड्स उससे बनाए हैं, वेस्टेज कितना है, और बाय प्रोडक्ट कितना है, वो सब आपको डिटेल्स भी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो एज अ रजिस्टर्ड पर्सन ये तो आपको मेंटेन करना ही है, प्लस ये उसके एडिशनल एडिशंस में है, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको ये ऑपरेशनल डिटेल्स भी रखनी है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड एंड सर्विसेज सप्लाइड, वो सारी आपको डिटेल्स रखनी पड़ेगी, ठीक है।
अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं? वो लोग जो कि गुड्स और सर्विसेज दोनों एक साथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपने उसको बोला कि सीमेंट भी आप भी लेके आओ, लेबर भी आप ही लेके आओ, कि तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो उसको क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन्स जिनको सप्लाई कर रहे होंगे, कस्टमर का नेम और एड्रेस, डिस्क्रिप्शन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड जो कि उन्होंने यूज करा है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर मतलब फिर आपको ऑपरेशनली एक एक गुड्स भी मेंटेन करना पड़ेगा कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी के गुड्स आपने यूज करे हैं एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो आपने खरीदे क्या है और आपने यूटिलाइज क्या करे। खरीदे तो आप, हो सकता है आपके पास 10 कॉन्ट्रैक्ट चलते होंगे, आपने सबके लिए खरीदा है, लेकिन एक एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना यूज किया है वो भी आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। देन पेमेंट डिटेल्स, कि आपको कब पेमेंट रिसीव हुआ है वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर, जिनसे भी आपने सीमेंट ली है, जिनसे भी आपने गुड्स लिए हैं, आपको उनका भी नेम और एड्रेस अपने पास रखना है, ठीक है। अगर आप कस्टोडियन हो, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो, तो मतलब ये भी एक टाइप से एजेंट जैसे ही होते हैं। इसमें आपके वो भी आ सकते हैं कस्टम हाउस एजेंट्स, ठीक है, तो वो क्या करते हैं आपके लिए गुड्स क्लियर करवाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आप वो हो अगर, तो आपको क्या रिकॉर्ड रखना है, ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ गुड्स। तो आपने क्या गुड्स क्लियर करवाए हैं, किसके लिए करवाए हैं, वो सब रिकॉर्ड आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्ड टू बी मेंटेन। अब ये आपको कैसे मेंटेन कर सकते हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली जब मेंटेन करोगे आपका उसमें डिजिटल साइन लगनी चाहिए, वो बैकअप होना चाहिए प्रॉपरली। देन आप उसको इरेज नहीं कर सकते हो, इनकरेक्ट एंट्री को स्कोर आउट नहीं कर सकते हो, मतलब सॉरी, इनकरेक्ट एंट्री को आप डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको स्कोर आउट कर सकते हो। जैसे हम लोग स्कोर आउट मतलब क्या, ऐसे स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। दिखना चाहिए कि आपने इसको हटाया है, ठीक है। और अगर आपने कुछ एडिटिंग करी है तो उसका लॉग मेंटेन होना चाहिए, कब आपने क्या एडिट किया था, ठीक है। कब तक मेंटेन करना है, तो आपको नॉर्मल केस में 72 मंथ्स, मतलब आपको 6 इयर्स तक मेंटेन करना है। कब से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, मतलब 31 दिसंबर से लेकर आपको 6 इयर्स तक उसको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, ठीक है। अगर आपके कुछ पीरियड अपील में है, ठीक है, तो वो आपको और ज्यादा टाइम भी, जैसे अपील है, कोर्ट का केस है, तो वो तो 10 साल 20 साल कितना भी चल सकता है, तो आपको तब भी मेंटेन करना है। कब तक मेंटेन करोगे, जब तक वो फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाता है। फाइनल डिस्पोज ऑफ मतलब क्या होता है, अगर हाई कोर्ट में चला गया वो केस, ठीक है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, अब आप उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम लिमिट होती है कि 3 महीने में आपको उसके लिए अपील फाइल करनी है। 3 महीने निकल गए, उसके भी आप 1 साल आगे देखोगे कि आपका फाइनल डिस्पोजल हो गया, 1 साल हो गया है, उसको कंप्लीट हुआ है, अब किसी ने आगे उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं हुई है, तो फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो रिकॉर्ड्स को, लेकिन आपको 1 साल तक उसको फिर भी रखना है फ्रॉम फाइनल ऑर्डर, ठीक है। देन ई वे बिल। अब ई वे बिल क्या होता है, ठीक है, तो एक बार हम लोग पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए देख लेते हैं कि कुछ क्लैरिफिकेशन है, तो वो एक बार पढ़ लेते हैं। ऑक्शन, तो ऑक्शन के थ्रू में भी यही सब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई वे बिल। अच्छा, अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ बेसिक से कि ई वे बिल का कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों आया। तो पहले अगर आप वीएटी की बात करो, वीएटी और सीएसटी और सर्विस टैक्स जब था, ठीक है, मेनली वीएटी और सीएसटी की बात करें क्योंकि गुड्स के लिए अप्लाई होता है। उस टाइम क्या होता था, अगर आप पहले कभी आपने ट्रेवल किया हो इंटर स्टेट, तो आप देखोगे हर स्टेट की बॉर्डर पे एक चेक पोस्ट होती थी, और वहां पर अगर आप कुछ भी गुड्स लेके जा रहे हो तो आपको पूरा वेरीफाई करवाना पड़ता था कि ये इनवॉइस है, मैंने इस पे टैक्स पे कर दिया है, ये गुड्स यहाँ पर जा रहे हैं, और आपको फिर कभी कभी एंट्री टैक्स पे करना पड़ता था वहां पर। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो गुड्स मूवमेंट है, अब अगर आपको कन्याकुमारी से जाना है जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो आपको इतने सारे स्टेट्स पास करने हैं, सारे स्टेट में आपको चेक पोस्ट पे रोकेंगे और पूछेंगे, आपके सारे गुड्स वेरीफाई करेंगे, और तो उसमें 2-3 घंटे सब में चले जाते थे, ठीक है, हर चेक पोस्ट पे। तो आप इमेजिन करो अगर आप पूरा इंडिया कवर करना है आपको, तो एटलीस्ट 40 से 50 घंटे आपके इसमें ही जाने वाले इंस्पेक्शन में, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत डिले होता था,
और उसकी वजह से बिजनेसेस को बहुत दिक्कत होती थी। और बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो ये सब चीजें देखते हैं कि आपको इतना टाइम लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, किस कंट्री में कितना टाइम लग रहा है, कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया कि अब गवर्नमेंट को पूरा यूनिफाइड मार्केट बनाना था पूरे इंडिया में, कि आप कहीं पर भी सेल करो, हम सबको सब जगह आपको सेम ट्रीटमेंट होगा और हम आपको जो विजिलेंस है वो थोड़ा कम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम सारी चेक पोस्ट हटा देते हैं, ठीक है। अब अगर चेक पोस्ट हटा देते हैं तो आप तो फिर कुछ भी गुड्स कभी भी कैसे भी लेके जाओगे, ठीक है। और कैसे चेक करेगी गवर्नमेंट कि आप क्या लेके जा रहे हो किसी भी कैरियर में, किसी भी कन्वेंस में। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ई वे बिल का कॉन्सेप्ट लाई कि ठीक है हम आपको सिर्फ टेस्ट बेसिस पे चेक करेंगे। जैसे समझ लो, अब जैसे पहले भी जब चेकिंग होती थी तो आप 100% चेकिंग कर रहे हो, लेकिन दिक्कत कब होती थी, सिर्फ 1% के लिए होती थी। अब वो 1% के लिए आप बाकी के 99% को भी तकलीफ दे रहे हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम बाकी के 99% को तकलीफ नहीं देंगे, सबके लिए हमने क्या कर दिया, ई वे बिल। अब आप जब भी अपने कुछ भी गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आप हमको पहले से ही बता दो बाय वे ऑफ इशूइंग इन ई वे बिल। आप कॉमन पोर्टल पे डाल दो कि हम ये गुड्स यहाँ से लेकर यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ गुड्स लेके जाने हैं, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र टू छत्तीसगढ़, तो आप क्या करोगे, जब महाराष्ट्र से वो गुड्स लेकर जा रहे हो आप एक ई वे बिल रेस जनरेट करोगे वेबसाइट पे, ऑनलाइन होता है ये पूरा ट्रांजेक्शन, ठीक है। आप इसको एसएमएस से भी जनरेट कर सकते हो। आपने जनरेट किया, आपने बोला कि मैं ये गुड्स लेके जाने वाला हूँ छत्तीसगढ़, और ये उसमें आप सारी डिटेल्स डाल दो कि ये इनवॉइस है, मतलब सप्लाई है तो इनवॉइस की डिटेल्स डाल दो कि इस टाइम पे मैं इनवॉइस करने वाला हूँ। अब वो ई वे बिल में क्या होगा, कभी जैसे आप चेक पोस्ट, अभी चेक पोस्ट तो अभी हट गई है, ठीक है, बट अभी आजकल क्या घूमता है, तो आजकल जीएसटी ऑफिसर्स फ्लाइंग स्क्वाड में घूमते हैं, मतलब उनकी कार होती है, उनको कभी सस्पिशन होता है कि हाँ ये जो व्हीकल है इसमें कुछ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट हो रहा है और ये बिना टैक्स इवेड करके गुड्स लेके जा रहे हैं, तो ही वो उनको पकड़ते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको कभी जीएसटी ऑफिसर ने रोका ऑन टेस्ट चेक बेसिस, तो आप दिखा सकते हो कि हाँ मैंने ऑलरेडी इसको दिखा रखा है कि मैं ये लेके जा रहा हूँ और मैंने उसके लिए ई वे बिल भी जनरेट किया है, मेरे पास सारा प्रूफ है, मैं इसको चोरी छुपे नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई वे बिल का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि ई वे बिल कब रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब हर बार तो आपको जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने लिए खुद के लिए कुछ टीवी लेके आ रहे हो, ठीक है, तो आप गए दुकान पे, आपने बोला मुझे टीवी दो, तो आप उसके लिए भी ई वे बिल जनरेट करोगे क्या? तो गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है, आपको कब एक रिक्वायरमेंट है, क्या ई वे बिल की जरूरत है और कब ई वे बिल की जरूरत नहीं है। तो कब जनरेट करना है आपको, जब आप मूव कर रहे हो कोई भी गुड्स, उसकी जो कंसाइनमेंट वैल्यू है विच इज एक्सीडिंग 50,000, ठीक है। अगर 50,000 से ज्यादा की उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको ये बिल जनरेट करना है। कब कब करना है, इन रिलेशन टू सप्लाई या फिर अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई है तो भी, या फिर अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ सप्लाई ले रहे हो, ठीक है, तो आप ले रहे हो एज अ रेसिपिएंट और आप रजिस्टर्ड हो और ये कंडीशन आपकी मीट हो रही है तो आपको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं सिर्फ सप्लायर को ही करना पड़ेगा, रेसिपिएंट तो आप रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हो तो आपको इशू जनरेट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका 50,000 से ज्यादा नहीं है इनवॉइस वैल्यू, तो भी आपको इशू करना पड़ता है आपका ई वे बिल। वो कब करना पड़ता है, अगर आप इंटरस्टेट ट्रांसफर कर रहे हो टू जॉब वर्कर, ठीक है, आपको एक जॉब वर्कर है, आप शर्ट्स बनाते हो, आपको स्टिचिंग करवानी है, आपने गुड्स भेज रहे हो इसको एक जॉब वर्कर को जो कि दूसरे स्टेट में है, तो वो सप्लाई नहीं होगा क्योंकि आप सिर्फ यू नो उसको कुछ टाइम के लिए गुड्स बेच रहे हो, वापस से आ जाएंगे वो गुड्स आपके पास। तो उस केस में क्या करोगे आप, एक तो हमने ऊपर देखा था कि आप उसके लिए डिलीवरी चालान यूज करोगे, ठीक है, और आपको कंपल्सरीली ई वे बिल भी इशू करना पड़ेगा, भले आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 50,000 से कम है तो भी। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट बाय अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अब आपको रजिस्ट्रेशन टॉपिक का थोड़ा याद आना चाहिए कि जनरली क्या होता है, कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट सप्लाई कर रहे हो इंटरस्टेट तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हो तो आप क्या करोगे, आप तो गुड्स भेजते रहोगे, ठीक है,
और ऑफिसर को कभी पता नहीं चलेगा कि आपने कितनी वैल्यू के गुड्स बेचे हैं, भेजे हैं इंटरस्टेट सप्लाई। गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप ई-वे बिल फाइल करो, ठीक है, उसमें आप डालो कि आप कितने वैल्यू का गुड्स लेके जा रहे हो। तो जैसे ही हमको लगेगा कि हाँ अब आपकी जो वैल्यू है वो 20 लाख या 10 लाख से एक्सीड हो गई है, अब हम आपको फिर पकड़ सकते हैं कि आप आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप रजिस्ट्रेशन मत लो, लेकिन आप जीएसटी ई-वे बिल आपको इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या क्या आता है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आता है और जीएसटी जो सारे टैक्सेस है वो भी आते हैं। तो आपको इनवॉइस वैल्यू देखनी है, पूरी वैल्यू, ठीक है। बट उसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई कुछ है तो वो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब ई-वे बिल में क्या क्या डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है तो वो हम देख लेते हैं। तो जो ई-वे बिल होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, ये उसका फॉर्म होता है EWB01। उसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो अब आप एक सप्लायर हो, ठीक है, आपको सप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, उसमें ये सब डिटेल्स भरोगे, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, खुद का जीएसटी नंबर, रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स कि आप उसको किस डॉक्यूमेंट, अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आप उसमें इनवॉइस की डिटेल्स डालोगे, अगर वो आपका सिर्फ जॉब वर्कर को भेज रहे हो तो आप जो डिलीवरी चालान है उसकी डिटेल्स डालोगे, और डिटेल्स ऑफ द गुड्स ये आपको उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। फर्निश कौन करेगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन करेगा, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो करेगा, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वो करेगा, और दोनों रजिस्टर्ड है दोनों में से कोई भी जनरेट कर सकता है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने फॉर एग्जांपल जनरेट नहीं किया तो फिर लायबिलिटी है ट्रांसपोर्टर के ऊपर, ठीक है। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी वो एक यूनिक नंबर ले सकता है जीएसटी में, ठीक है। वो काय के लिए लेगा, वो इसी के लिए लेगा, ठीक है। तो वो इशू कर सकता है, या फिर आपका जो ई-कॉम ऑपरेटर या कुरियर है वो भी इसको फिल कर सकता है, पार्ट ए, ठीक है। अब पार्ट ए में ये सब डिटेल्स आ गई। पार्ट बी में क्या आता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स है, ठीक है, कि आप जो जिस ट्रक में लेके जा रहे हो उस ट्रक का नंबर क्या है। अब ये पार्ट बी आपको पता होगा क्या, नहीं, ये ट्रांसपोर्टर को ही पता होगा, ठीक है, कि वो कौन सी ट्रक में लेके जाने वाला है। आपने तो उसको गुड्स हैंडओवर कर दिया, वो उसके ऊपर है, वो ट्रक ए से लेके जाए, ट्रक बी से लेके जाए, तो उसकी जो डिटेल्स है वो कौन फिल करेगा, ट्रांसपोर्टर करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने पार्ट ए भरा और आपने गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दिया और ट्रांसपोर्टर को अपना ई-वे बिल नंबर भी दे दिया, फिर वो लॉग इन करेगा ऑन पोर्टल और पार्ट बी उस ई-वे बिल का वो फिल कर देगा अपने नाम से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फाइलिंग ऑफ पार्ट बी ऑफ ई-वे बिल। अगर अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट अ सेकेंड, नहीं, अगर आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहे हो ना तो आप उसका सिर्फ जीएसटी नंबर नहीं डालोगे, लेकिन आपको उसकी डेस्टिनेशन डालनी पड़ेगी, उसका नेम और एड्रेस भी डालना पड़ेगा। हाँ, जीएसटी नंबर आपको उसकी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। देन फाइलिंग ऑफ पार्ट बी ऑफ ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर तक अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसमें पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। अब ये सिचुएशन क्या है, आपको कुछ गुड सप्लाई करना है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने पार्ट ए फिल कर दिया, ठीक है। अब वो अपनी लोकेशन से आप ट्रांसपोर्टर को देने जा रहे हो, बट बीच में ही जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ लिया, उसने क्या बोला, आपका जो ई-वे बिल है वो कंप्लीट नहीं है, क्यों, आपने पार्ट बी तो भरा ही नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि अभी ये जो है जो मेरा ट्रांसपोर्टर है वो 50 किलोमीटर दूर ही है, तो उस केस में मैं उसको देने जा रहा हूँ गुड्स, वो किस कन्वेंस में लेके जाने वाला है वो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको फिल नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 50 किलोमीटर तक अगर आप कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर के बीच में जो डिस्टेंस है वो आप कर रहे हो तो उस केस में आपको जीएसटी का सॉरी ई-वे बिल का पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। या फिर उल्टा है, ट्रांसपोर्टर से अगर कंसाइनी के घर पे फैक्ट्री में जा रहे हैं गुड्स तो उस टाइम पे भी आपको पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। कौन किसको जनरेट करना पड़ता है, रजिस्टर्ड सप्लायर और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करवा रहा है वो। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं किया तो कौन करेगा, ट्रांसपोर्टर करेगा। अगर आप जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो रेलवे के थ्रू है या एयर के थ्रू है या वेसल के थ्रू है तो आप क्या करोगे, जीएसटी का ई-वे बिल आप जनरेट करोगे पार्ट ए, और पार्ट बी जो है ना वो एयरलाइंस फिल नहीं करने वाली है, वो फिल आपको करना है। उसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, आपका एयरवे बिल नंबर या फिर
जो आपका गुड्स रिसीट नोट मिलता है रेलवेज के केस में, ठीक है, तो वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है, आपको कुछ गुड्स भेजने हैं, आप फ्लाइट से भेज रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसको फ्लाइट मतलब एयरलाइंस को दोगे, एयरलाइंस आपको एक एयरवे बिल नंबर देगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हो, तो वो आप कहाँ पे डाल दोगे, वो पार्ट बी में डाल दोगे, ठीक है। अच्छा, कंसोलिडेटेड ई वे बिल होता है। कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या होता है, जैसे एक जीटीए है, ठीक है, अब वो जीटीए के पास क्या हुआ, बहुत सारे रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स आए हैं, अब उसको एक कन्वेंस में लेके जाना है, ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा उसको, ईवे बिल नंबर 1, ईवे बिल नंबर 2, ईवे बिल नंबर 3, सबने अपने अपने ईवे बिल जनरेट किए हैं, तो वो क्या कर सकता है, एक कंसोलिडेटेड ईवे बिल बना लेगा जिसमें इन सबकी डिटेल्स डाल देगा। अब से उसको सिर्फ ये कंसोलिडेटेड जो ईवे बिल है वही लेके जाना है, और उसमें ही फिर उसको पार्ट बी और वो सब की एक जगह ही वो उसको सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका कंसोलिडेटेड ई वे बिल, और ये कौन जनरेट करता है, तो ये ट्रांसपोर्टर जनरेट करता है। देन वैलिडिटी, अब अगर वैलिडिटी नहीं होती तो क्या होता, ठीक है। अच्छा, ये जो मैकेनिज्म है ये क्यों है, अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे आपको गुड सप्लाई करने हैं, ठीक है, आपको 100 क्वांटिटी सप्लाई करनी है, आप हो दिल्ली में, आप भेज रहे हो मुंबई में, ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आपको जब ये क्वांटिटी भेजनी है, आप एक ईवे बिल जनरेट कर देते हैं, ठीक है, ईवे बिल नंबर 1 आपने भेज दिया, तो उस टाइम पे आपको जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ा नहीं, ठीक है, कि आपका जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उस टाइम जीएसटी ऑफिसर ने, क्योंकि जीएसटी ऑफिसर सबको नहीं देखता है, कब देखता है, जब उसको कुछ सस्पिशन होता है तभी, ठीक है, ऑन सिलेक्टिव बेसिस। तो आपने गुड्स क्वांटिटी भेज दी, अब आपके जो पोर्टल है, पोर्टल पे आपने डाल दिया कि मैंने 100 क्वांटिटी ऑफ गुड्स भेजी है, ठीक है, ये आपके पहुंच गए। अब आपको लालच आया कि मैं इसमें से टैक्स इवेट कर सकता हूँ, कैसे करूंगा, अब नेक्स्ट डे, ठीक है, मतलब ये आपके फॉर एग्जांपल इसको 3 दिन लगे, 3 दिन में ये आपका दिल्ली से मुंबई पहुंच गए गुड्स, ठीक है, अब आपने क्या करा, 4th डे वापस से नए गुड्स भेज दिए, ठीक है, और उसके लिए कोई ईवे बिल जनरेट नहीं किया, नया ईवे बिल जनरेट नहीं किया, आपने क्या बताया कि वही वाला जो गुड्स है, ठीक है, वो मैंने जनरेट पहले कर लिया था, लेकिन मैंने 3 दिन बाद भेज रहा हूँ मैं, अब आप ऐसा देख रहे हो, ठीक है, तो सेम ईवे बिल पे आपने वापस से गुड्स भिजवा दिए, उस टाइम आपको जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ भी लिया, तो भी आपने दिखा दिया कि देखो ईवे बिल जनरेटेड है, ठीक है, और आपने गुड्स भेज दिया। अब आपने एक्चुअल में ऑन ग्राउंड गुड्स कितने भेजे हैं, 200 क्वांटिटी के गुड्स, लेकिन आपने शो कितना किया है, सिर्फ 100 क्वांटिटी, तो अब ये गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप ये जो ईवे बिल जनरेट कर रहे हो इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है, कि इस वैलिडिटी में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको उसी को सप्लाई को उसी को मतलब इतने दिन में नहीं पहुंच पाए तो भले आप उसको वापस से नया जनरेट कर लो, लेकिन आप उसको वापस से यूज नहीं कर पाओ, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वैलिडिटी भी रहेगी। तो वैलिडिटी कितनी रहती है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, तो उस केस में 100 गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया कि आपको बाय वे ऑफ ट्रक 100 किलोमीटर ट्रेवल करना रहता है तो 1 दिन लगते हैं, ठीक है, और अगर 100 से ज्यादा है तो फिर +1 डे फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट, ठीक है। अगर 250 किलोमीटर है, ठीक है, तो आपको 3 दिन की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। अगर 401 किलोमीटर है तो कितने दिन की रहेगी, 4 डेज की, 5 डेज की, सॉरी माय बैड, 5 डेज की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, मतलब अगर आपको 400 किलोमीटर कवर करना है तो आपको 5 दिन में कवर करना है, मतलब आपने जो ई वे बिल जनरेट किया आज वो 5 दिन तक वैलिड रहेगा, 5 दिन तक आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने देखा हो कि आप जब हाईवे पे जाते हो तो बहुत बार बड़े बड़े ट्रक्स रहते हैं जिसमें बहुत सारे टायर्स होते हैं, उसमें बहुत हैवी जो गुड्स हैं वो जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल कार्गो, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल कार्गो में वो जो ट्रक्स हैं उनको चलने में टाइम भी लगता है, वो 100 किलोमीटर एक डे में कवर नहीं कर पाती, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, उनके लिए 20 किलोमीटर की टाइम लिमिट है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर और +1 डे फॉर एवरी 20 किलोमीटर एंड पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब ये वैलिडिटी स्टार्ट कब से होगी,
तो जब आपका ई वे बिल पूरा कंप्लीट हो गया है उस डेट पे ई वैलिडिटी स्टार्ट होगी। अब कंप्लीट कब होगा, पार्ट ए है और पार्ट बी है, तो आप पहले पार्ट ए भरोगे फिर ट्रांसपोर्टर को दे दोगे। अब हो सकता है ट्रांसपोर्टर को जब आपने दिया उसी टाइम से वो ट्रांसपोर्ट नहीं करे, वो अगले दिन उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़े कर रहा है, तो वो एक दिन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब वो पार्ट बी भरेगा उसमें उसमें डाल देगा कि हाँ इस ट्रक से गुड्स जा रहे हैं, तब से आपकी वैलिडिटी स्टार्ट होगी। और फर्स्ट डे कब कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट डे नेक्स्ट डे की मिडनाइट पे कंप्लीट होगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। जैसे अभी की बात करें, ठीक है, एट प्रेजेंट आपने 12:34 PM 8th ऑफ जून को अभी के अभी आप गए और आपने एक ई वे बिल जनरेट किया। ठीक है, आपने उसमें फॉर एग्जांपल 401 किलोमीटर का डाला। अब आपका टाइम कब से कंप्लीट होगा, आपने पार्ट बी अभी भरा। ठीक है, अब फर्स्ट डे आपका कंप्लीट पता है कब होगा, नेक्स्ट डे की मिडनाइट, मतलब नेक्स्ट डे क्या हो गया 9th ऑफ जून, इसकी मिडनाइट मतलब क्या हो गया, ये 9th जून से 10th जून के बीच में जो 12 बजती है, ठीक है 12 AM, यहाँ से आपकी फर्स्ट डे कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको इस दिन कितना टाइम मिल गया फर्स्ट डे कंप्लीट करने के लिए, तो आपको कितना टाइम मिल गया, अगर आप देखो तो अराउंड 11 आवर्स तो अभी, ठीक है, और 24 आवर्स ये वाले, ठीक है 9th जून के। तो फर्स्ट डे कंप्लीट करने के लिए आपको इन ऑल 45 आवर्स मिल गए। ठीक है, अच्छा अगर मैं अभी जनरेट नहीं करूं, मैं रात में जनरेट कर रहा हूं, ठीक है, मैंने रात में 11 बजे अगर जनरेट किया है 8th ऑफ जून को, ठीक है, फॉर 401 किलोमीटर, तो अब बताओ मेरी फर्स्ट डे कंप्लीट कब होगा, बताओ क्या मानेंगे, फर्स्ट डे कंप्लीट कब हो रहा है मेरा, डे 1, वो जो फर्स्ट जिसके 100 किलोमीटर के टाइम पीरियड दिया है आपको। तो वो सेम ही कंप्लीट होगा। ठीक है, कैसे, आपने 8th ऑफ जैन को अभी आज आपने इनवॉइस इशू सॉरी ई वे बिल बनाया। ठीक है, अब क्या करोगे आप, नेक्स्ट डे देखो, तो नेक्स्ट डे क्या हो गया 9th जून की जो मिडनाइट है। ठीक है, 9th जून की मिडनाइट मतलब कल कल रात में 12 बजे आपका माना जाएगा कि फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कितना टाइम मिला, तो 1 घंटा, तो ये प्लस 24 आवर, तो 25 आवर्स। अच्छा पता है ये प्रोविजन क्यों आया, ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने इसलिए डाला है कि आपकी जो वैलिडिटी है वो मतलब आपको प्रॉपर वैलिडिटी मिलनी चाहिए। जैसे अगर आप 11 बजे रात में अगर आप 11 बजे रात में जनरेट कर रहे हो और 12 बजे वो एक्सपायर हो गया 12 AM पे, तो आपको 1 घंटे ही मिलेंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और 1 घंटे में आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो फर्स्ट डे है सिर्फ फर्स्ट डे के लिए है ये, तो फर्स्ट डे आपका कब कंप्लीट होगा, नेक्स्ट डे की मिडनाइट पे। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें कितने मिल जाएंगे, इन शॉर्ट 25 आवर्स मिल जाएंगे इसको आप ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपकी हो गई वैलिडिटी का पार्ट। देन एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको जो वैलिडिटी मिली है आप उतने टाइम में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हो फॉर एनी रीजन, कि आपका जो व्हीकल है वो खराब हो गया, ठीक है, या फिर जहाँ पर आप लेके जा रहे हो वहां पर कुछ नेचुरल कैलामिटी हो गई, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में जब आपका ये बिल एक्सपायर होने वाला है उसके 5-8 घंटे पहले या फिर उसके 8 घंटे बाद तक आप क्या कर सकते हो, उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर कमिश्नर चाहे तो वो भी सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स वो वैलिडिटी उसकी बढ़ा सकता है। अब ई वे बिल एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। ई वे बिल एक्सेप्ट करना जरूरी क्यों है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, मैंने क्या किया, मैंने कुछ गुड्स बेचे, ठीक है, और उसमें आपका जीएसटी नंबर डाल दिया गलती से, फॉर एग्जांपल गलती से डाल दिया, ठीक है, और वो एक्सेप्ट के लिए आपके पास आया नहीं, ऑटोमेटिकली मान लिया गया कि मैंने आपको सप्लाई कर दिया। अब जीएसटी ऑफिसर आपके पास आया, वो बोलेगा कि जिनेश पगारिया ने आपको ये गुड्स भेजे थे, वो गुड्स आपने आगे कहाँ भेजे, उसके लिए आपने जीएसटी कहाँ पे किया हमको बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि ये तो गुड्स मेरे पास आए ही नहीं, ये तो गलती से उन्होंने डाला होगा, मैं तो जानता ही नहीं हूँ उनको। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला
कि आपके पास 72 आवर्स रहेंगे उसको कैंसिल करने के लिए, उसको रिजेक्ट करने के लिए। और अगर आपने 72 आवर्स में उसको रिजेक्ट नहीं किया तो क्या मान लिया जाएगा कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बट अगर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 72 आवर्स से कम है, ठीक है, मतलब आपको जो डिलीवरी मिल रही है वो 48 आवर्स में डिलीवरी हो रही है, 2 दिन में आपके गुड्स पहुंच रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब गुड्स पहुंच रहे हैं डिलीवरी और 72 आवर्स विच एवर इज अर्लियर, उतना टाइम रहेगा आपके पास उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारे आज का, लास्ट नहीं एक्चुअली सेकंड लास्ट। ई वे बिल कब रिक्वायर्ड नहीं है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। अब स्पेसिफाइड गुड्स मतलब कौन कौन से गुड्स है जब ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो ये सब गुड्स हैं। अगर आप एलपीजी गैस ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, केरोसिन कर रहे हो अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर जो आपका स्पीड पोस्ट वाले हैं, जो आपका इंडियन पोस्ट वाले हैं, वो अगर कुछ बैगेज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उनको ई वे बिल की जरूरत नहीं है। देन अगर आप कुछ प्रीशियस मेटल, प्रीशियस स्टोन्स अगर आप कर रहे हो, तो वो तो क्या करते हो आप, उसके लिए कुछ अलग से कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस या ट्रक रखोगे क्या? प्रीशियस मेटल तो इतना छोटा सा रहता है, अब उसके लिए ईवे बिल आप कब जनरेट करोगे? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है, उसके लिए आप ईवे बिल जनरेट मत करो। ज्वेलरी और गोल्ड स्मिथ आर्टिकल, उनके लिए भी आपको करने की जरूरत नहीं है। करेंसी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी जरूरत नहीं है। अगर आप खुद की कुछ चीजें लेके जा रहे हो, आपका ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम वन सिटी टू दूसरी सिटी, आपने एक पैकर्स एंड मूवर्स को अपॉइंट किया है, तो उसमें भी आपको जीएसटी सॉरी ईवे बिल आपको जनरेट नहीं करना है। देन कोरल, जो आपकी ये सब प्रोडक्ट्स होते हैं कोरल रीफ से रिलेटेड, उसके लिए भी आपको ईवे बिल जनरेट नहीं करना है, ठीक है। देन अगर आपका जो व्हीकल है वो नॉन मोटराइज्ड है, मतलब जो अपना ठेला गाड़ी होता है, वो उस केस में भी आपको जनरेट नहीं करना है। ट्रांसपोर्टेशन इन पोर्ट या फिर एयरपोर्ट इन कस्टम्स एरिया, कस्टम्स एरिया के अंदर ही कुछ अगर एक्टिविटी हो रही है तो वहां पे भी जनरेट नहीं करना है। एग्जेम्प्ट गुड्स है तो नहीं करना है। लिकर और पेट्रोल के लिए नहीं करना है। शेड्यूल 3 में जो आपकी सप्लाईज है, विच आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसमें भी नहीं करना है। बिटवीन आईसीडी सीएफएस एंड पोर्ट्स अंडर कस्टम सील्स, अब ये क्या होता है तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में दिल्ली में गवर्नमेंट ने एक ड्राई पोर्ट बना रखा है, ठीक है। अब ड्राई पोर्ट क्या होता है, और यहाँ पे मुंबई में पोर्ट है, ठीक है। अब कोई अगर कोई एक एक्सपोर्टर है जिसकी फैक्ट्री दिल्ली में है, ठीक है, अब उसको एक्सपोर्ट करना है बाय वे ऑफ वेसल, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर दिल्ली में एक ड्राई पोर्ट रहेगा, कस्टम्स ऑफिसर्स भी रहेंगे, जो यहाँ पे शिपिंग कंपनी है उसका एक ऑफिस भी यहाँ पे रहेगा। तो वो क्या करेगा, शिपिंग वाले के ऑफिस में जाएगा, उसको बोलेगा कि मुझे ये चीज एक्सपोर्ट करनी है, अब आपके ऊपर है, आज ही मैंने आपको डिलीवर कर दिया है दिल्ली टू दिल्ली में, अब आप दिल्ली से इसको यूएस पहुंचा दो। तो वो क्या करेगा, वो आपका यहीं पर कस्टम्स क्लियरेंस भी करवा देगा, आपके जो गुड्स है, ठीक है, उनको ट्रक में लेके जाएगा यहाँ पे, और ये जो ट्रक रहेगी ये सील्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताला लग जाएगा, कस्टम ऑफिसर इसको सील कर देगा कि आप इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ भी गुड्स आप निकाल नहीं सकते। ये यहाँ पे जाएगा मुंबई में, मुंबई में ये शिप में लोड होगा, और उसके बाद ही क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये वाला जो लेग है, जब आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम योर ड्राई पोर्ट, आईसीडी सीएफएस बोल सकते हैं, से लेकर आपके जो एक्चुअल पोर्ट है वहां पर, तो ये इस ट्रांजेक्शन पे आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो कस्टम्स ऑफिसर है इसमें रीजनेबली उन्होंने चेक कर लिया है, सील कर दिया है उन गुड्स को, यहाँ पे जाके वापस से उनकी सील चेक होगी कि सील ब्रेक तो नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट को विश्वास है कि हाँ यहाँ पर कोई चोरी नहीं करेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, यहाँ पे आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। अब क्या होता है, ये जो नेपाल एंड भूटान है ना, ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, मतलब इनकी जो भी गुड्स है ना, वो सबसे पहले, अब जैसे कोई नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में किसी को इम्पोर्ट करवाना है, ठीक है, तो उनके यहाँ वाटर नहीं है यहाँ पर नेपाल भूटान में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो यूएसए से अगर गुड्स आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आप कोलकाता ले आओ, और कोलकाता से बाय वे ऑफ लैंड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिट कार्गो, ठीक है। ये जो कार्गो आ रहा है इंडिया में कोलकाता पोर्ट पे, वो कोलकाता में मतलब इंडिया में कंज्यूम नहीं होने वाला है,
इट इज अ ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, ठीक है। उस केस में अगर आप ट्रांजिट कार्गो जो है यहाँ पे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो इसमें भी आपको जीएसटी पे इसमें भी आपको ई वे बिल करने की जरूरत नहीं है, जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुछ ट्रांसपोर्ट कर रही है तो ये बहुत सेंसिटिव इशू होता है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं करना रहता है कि क्या चीज वो कहाँ से ले जा रहे हैं। जैसे न्यूक्लियर वेपन कुछ लेके जा रहे हैं तो अगर पोर्टल पे डालें तो सारे जीएसटी ऑफिसर्स को पता चल जाएगा कि हाँ ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए वो जरूरत नहीं है। या फिर अगर गवर्नमेंट कुछ भी बाय वे ऑफ रेल अगर ट्रांसपोर्ट कर रही है तो भी जरूरत नहीं है। अगर आप एम्प्टी कंटेनर्स ट्रांसफर कर रहे हो तो भी जरूरत नहीं है। एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर कर रहे हो तो भी जरूरत नहीं है, अनलेस आप वो जो एलपीजी सिलेंडर है उसका ही सप्लाई कर रहे हो, वही आप बेच रहे हो, तो आपको जरूरत करना पड़ेगा, अदरवाइज जनरेट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो 20 किलोमीटर तक उसको उसका वेट निकालने के लिए, तो बहुत बार क्या होता है कि आपकी फैक्ट्री के पास एक एक जगह होती है जहाँ पे वेट होता है गुड्स का, तो वहां पर आप उसको बिना ई वे बिल भी पहुंचा सकते हो, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। उसमें क्या है कि जब आपकी जो ट्रक जा रही है, ठीक है, तो उसमें जो पर्सन इन चार्ज है, मतलब जो आपका ड्राइवर है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। तो वो इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री या डिलीवरी चालान, जो एक चीज तो आप इशू करोगे, गुड्स आपको कभी भी विदाउट कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं, आपको कुछ ना कुछ तो इसमें से इशू करना ही पड़ेगा, तो वो रखना पड़ेगा। कॉपी ऑफ ई वे बिल रखनी पड़ेगी, या फिर ई वे बिल नंबर रखना पड़ेगा, या फिर ई वे बिल मैप्ड टू अ RFID, ठीक है। तो आपने अभी देखा होगा कि फास्टैग कंपलसरी हो गया है। आप कभी भी अब हाईवे पे जा रहे हो तो अगर सिर्फ एक लेन ही होती है जिसमें कैश में पे कर सकते हो, बाकी सारी लेन्स में फास्टैग कंपलसरी हो गया, तो आपका एक स्टिकर लगता है आपकी आपकी गाड़ी पे, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है पैसे आपके अकाउंट में से, और आप स्विफ्टली जा सकते हो उस टोल नाके में से। तो वैसे ही उसको RFID डिवाइस बोलते हैं, तो वो ट्रक्स में भी आप लगा सकते हो, उसमें आप ई वे बिल की डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, अगर आपको इनवॉइस पूरा प्रॉपरली लेके नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हो, उस इनवॉइस की डिटेल्स अपनी पोर्टल पे डालो और आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर जीएसटी ऑफिसर को बता दो कि ये है, आप इसको चेक कर लो, तो जैसे ही वो जीएसटी ये जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर है जीएसटी पोर्टल पे डालेगा, उसको सारी डिटेल्स दिखने लग जाएगी कि हाँ ये गुड्स है, इसका इनवॉइस ये है, ठीक है। देन इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन, बीच में अगर आपको जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ लिया तो वो क्या करेगा, विद इन 24 आवर्स उसको एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी, वो समरी रिपोर्ट होती है, ठीक है। और जिसको पार्ट ए रहेगा, और पार्ट बी मतलब वो क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा 3 दिन, उसके बाद एक मेन रिपोर्ट अपलोड करेगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट। कब करेगा वो, विद इन 3 डेज ऑफ इंस्पेक्शन, और जो कि एक्सटेंड हो सकता है अनदर 3 डेज, ठीक है। एक बार में एक स्टेट में एक ही बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। अगर आप एक बार मध्य प्रदेश में घुस गए, आपका इंस्पेक्शन हो गया, तो वापस से इंस्पेक्शन नहीं होगा। आप क्या करोगे, ये जो रिपोर्ट है वो दिखा दोगे कि दिस गुड्स दिस कन्वेंस हैज ऑलरेडी बीन इंस्पेक्टेड, तो आप उसको वापस से इंस्पेक्ट नहीं कर सकते सेम स्टेट में, ठीक है। और गवर्नमेंट सिर्फ उसी कन्वेंस या गुड्स को डिटेन कर सकती है, डिटेन मतलब क्या, अपने पास रख लेना, ठीक है, या कॉन्फिस्केट कर लेना। तो वो आप तभी कर सकते हो जब उसमें कॉन्ट्रावेंशन हो। जैसा अगर आप एक कुरियर कंपनी है जो कि 50 गुड्स लेके जा रही है, ठीक है, उसके पास सबके ई वे बिल है एक्सेप्ट 5 गुड्स, तो क्या कर सकते हैं जो जीएसटी ऑफिसर है सिर्फ वो 5 गुड्स को ही डिटेन कर सकते हैं, बाकी को डिटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो लास्ट में हमारा कुछ क्लेरिफिकेशन और एग्जांपल्स एक बार वो देख लेते हैं, तो हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। गुड्स रेसिपिएंट एट, ठीक है, ये तो है नहीं, एक बार ये देख लेते हैं इलस्ट्रेशन। A conveyance carrying 25 consignments is intercepted and the person in charge of such conveyance produces valid e-way bill for in respect of 20 consignments but is unable to produce the same for remaining 5 consignments. The GST officer is planning to detain the conveyance along with all the goods. Can he do so? ठीक है,
तो आप क्या लेके जा रहे हो, 25 कंसाइनमेंट, उसमें से 5 कंसाइनमेंट का ई वे बिल आप नहीं दिखा पाए हो गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो ऑफिसर क्या कर सकता है, सिर्फ वो 5 गुड्स को ही डिटेन कर सकता है, उसके अलावा वो डिटेन नहीं कर सकता, ठीक है, राइट, ओनली 5 कंसाइनमेंट्स, 5 कंसाइनमेंट को वो डिटेन कर सकता है, ठीक है। तो गाइज हमने 2 चैप्टर्स, 2 या बेसिक उसको 3 भी बोल सकते हैं, 3 चैप्टर्स आज कंप्लीट किए हैं। तो आप एक बार उनका टेक्स्ट सब पढ़ लेना, क्लैरिफिकेशन भी पढ़ लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। वैसे ऑल दीज आर वेरी इजी और इतना ज़्यादा आपको कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक बार जो कल के एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं।